8 या 10 दिन के लिए 5 पेपर सेटिंग के लिए एक पेपर सेट नहीं होता, कम से कम 5 सेट तैयार किए जाते। और ये में से कोई अगर होगा तो ये कॉन्फिडेंशियल वर्क होगा, वो बताते नहीं। तो वो पेपर सेट करते समय जो लोग आते हैं उनका पहले गेट पर ही मोबाइल निकाल कर ले लेते। उनके पास कोई मटेरियल नहीं रहता, न कोई बुक लेकर जाने का, न कोई तुम्हें रफ वर्क के लिए लेकर जाने का। हॉल में जाने का है, वहाँ एजुकेशन ऑफिसर जैसे क्लास 1 ऑफिसर दिन भर बैठे रहते, वही सील करते, रूम को वही खोलते। वो जब बाहर दोपहर को जाएंगे तो बंद रहेगा, वो जब खाना खाकर आएंगे तभी सील खोल देंगे। वहाँ जितना मटेरियल आपको बनाने का है वही आपको रफ करके डालने का है, जला कर डाल देते रफ मटेरियल। वहाँ किसी पब्लिकेशन के कोई बुक्स अवेलेबल नहीं रहती, वहाँ सिर्फ आपको जाकर खुद क्वेश्चन फ्रेम करना है। इसीलिए वो हर बार क्वेश्चंस आते, वो नए टाइप के क्वेश्चंस आ जाते, इधर के बुक के नहीं मिलते। एक अभी जब महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल एग्जामिनेशन ने खुद अपना मार्गदर्शिका बुक निकाले हैं, तो मैथ्स इंटेलिजेंट टेस्ट दोनों सब्जेक्ट का बच्चों का अच्छा से अच्छा करना है तो पहला वो मार्गदर्शिका कंप्लीट करो, उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बुकलेट जब तैयार करता है तो उसी का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट 2 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर निकालो, मार्गदर्शिका में वही टॉपिक ढूंढो और वो क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस में आपको नंबर्स चेंज होंगे, नए चेंज होंगे, टाइम वही मिलता है। तो अपने को पहले बच्चों को मेरिट लिस्ट में लाना ही है, तो बच्चों के पास से 2 बार 3 बार 4 बार वो मार्गदर्शिका सॉल्व करके लेना चाहिए। अभी ये सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए इन बच्चों को किस तरह से तैयारी करके लेते हैं। तो 5th में जाने वाले बच्चों का 4th में और 8th में जाने वाले बच्चों का 7th में एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम स्कूल की एग्ज़ाम फरवरी में ही, फेब के महीने में ही कंप्लीट करते हैं। और 1 मार्च से कई स्कूल 15 मार्च से उनके स्कॉलरशिप के क्लासेस शुरू कर देते, पूरे के पूरे क्लास को बिठा दें। जहाँ एक ही स्कूल में 7 के 8 के 4-4 5-5 डिवीज़न हैं और वहाँ के बच्चे ज़्यादा मेरिट लिस्ट में आते, वहाँ वो स्कॉलरशिप को बैठने वाले सारे बच्चों की एक डिवीज़न बना देते। मार्च, अप्रैल और मई महीने में जब तक अपनी स्कूल चलती है 10 मई 15 मई तक उनके क्लासेस चलते। ये क्लासेस यानी सुबह से ही शुरू हो जाता और 8, 9, 7, 8 घंटे बच्चे स्कूल में रहते और बच्चों का मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मराठी और इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसके हमारे टाइम टेबल के हिसाब से जैसे पीरियड रहते वो पीरियड लगा देते और पहला पोर्शन ख़त्म कर देते। इसमें कई बातें बेसिक है वो बच्चों को आना चाहिए। मेरिट लिस्ट में बच्चा आना है तो उसको 300 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व करना है पहली बार। अगर 300 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस उससे सॉल्व नहीं होते तो मेरिट लिस्ट में आना मुश्किल हो जाता। तो पहला टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रहता। क्वेश्चंस बच्चों को रीड करना आना चाहिए। रीडिंग का मतलब क्या है? स्कॉलरशिप में बच्चे बैठते वो रीडिंग करते ही, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर उनके सामने लो। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अपने बच्चों को दे दिया, एक बच्चे को एक क्वेश्चन रीड करने को बोलो, वो रीडिंग करेगा। अपने को आंसर नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए कि ये क्वेश्चंस में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है पहली बार, दूसरी हमें उसमें क्या पूछा है, यानी हमें आंसर क्या निकालना है, ये उस बच्चों को समझना चाहिए। और उसके बाद की बात आती कि ये स्टेप्स कौन सी है, कि हमें ये आंसर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन से स्टेप 1, 2, 3, 4
ऐसे स्टेप्स निकालने करने पड़ेंगे जिससे हमें ये क्वेश्चंस का आंसर आ जाए। तो क्वेश्चंस रीडिंग करने को अच्छी तरह से आता, उसके कम से कम 40% क्वेश्चंस स्कॉलरशिप के एग्जाम के सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि पेपर सेट करते समय कई बातें ध्यान में रखी जाती, वो ये कि उनमें से 40% क्वेश्चंस इजी रहे, 40% क्वेश्चंस मीडियम रहे और 20% क्वेश्चंस हार्ड रहे। अभी हार्ड क्वेश्चंस हम नहीं देखते तो 80% क्वेश्चंस होते, 80% यानी 240 मार्क्स हुए। 240 मार्क्स अगर बच्चे के अच्छे हो जाते हैं तो मेरिट लिस्ट में आ जाता है। रहे 20 मार्क्स का, इसका मतलब हमें 20 मार्क्स का छोड़ देना है, ऐसा नहीं। क्योंकि अक्सर जो टॉपर बच्चे रहते हैं वो हार्ड क्वेश्चन झट से सॉल्व कर देते, लेकिन इजी क्वेश्चंस में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मिस्टेक करते। जो बीच के ही बच्चे रहते हैं, मीडियम बच्चे रहते हैं, वो इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करते। इसीलिए कभी कभी अपने को ऐसा ध्यान में आ जाता कि अपने स्कूल का टॉपर बच्चा पीछे रह जाता और जो उससे भी कम मार्क्स वाला बच्चा है वो मेरिट लिस्ट में आगे चला जाता। इसकी वजह ये रहती है कि एक के पास ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और दूसरा उसको जितना आता है उतना पहला सॉल्व करता है। ये 20% हार्ड क्वेश्चंस कहाँ होंगे ये पता नहीं रहता, वो फर्स्ट नंबर पर है, 5th नंबर पर है, 10th नंबर पर है या लास्ट 72 से 75 तक है, ये कोई इंडिकेट किया नहीं रहता है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसी तरह से सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है कि ये डिफिकल्ट है या इजी है। हर क्वेश्चंस का एक टाइम बाइंडिंग है कि उन टाइमिंग में वो अगर नहीं होता तो बच्चे पीछे रहते। किसी को नंबर्स न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन बहुत इजी लगते, किसी को हार्ड लगते, किसी को एनालॉजी का बहुत इजी लगता, किसी को डायरेक्शन का हार्ड लगता, किसी को कैलेंडर पर हार्ड लगता, किसी को सिंपल इंटरेस्ट निकालने को हार्ड लगता। तो हर एक का टॉपिक अलग अलग रहता है कि उसको कैसे अंडरस्टैंड हुआ है, इस पर सारी बातें डिपेंड रहती है। तो अपने को वो ध्यान रखना है कि बच्चों को पेपर सॉल्व करके देना है। बच्चों का सिलेबस जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो बच्चे का ये नहीं होता। एक बच्चे जो भी है, जो टीचर सामने पढ़ा रहे हैं उनको ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, बाकी कोई भी उनको, तो घर में भी पेरेंट्स अगर रहते हैं और वो उनको समझा रहे हैं तो बच्चे मानने को तैयार नहीं रहते। मेरे स्कूल के टीचर ने जो पढ़ाया है वही सही है, बिल्कुल मानते नहीं। मेरी लड़की 3rd स्टैंडर्ड में ब्रेन डेवलपमेंट एग्जाम रहती है, उसके लिए बैठी। ब्रेन डेवलपमेंट गोरेज फाउंडेशन से एग्जाम होती, उसका सारा बुकलेट उन्होंने प्रैक्टिस पेपर बनाया, वो मैंने लिखा हुआ है। उसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व करके आई उसमें 2-3 मेथड गलत ही थे। मैंने बताया कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा सॉल्व करने का है। मुझे बताया नहीं, तुम्हें आता नहीं, हमारे मैडम ने बताया वही सही है, ये सही है आंसर। बोला ठीक है। मैं दूसरे दिन स्कूल में गया, मेरी स्कूल में है, मैं मैडम को बताया ऐसा नहीं ऐसा है, तब जाकर उन्होंने क्लास में जब बताया तब उन्होंने एक्सेप्ट किया। नहीं तो तुम क्या बता रहे, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हमें क्लास में जाते समय हमें कितना आता है नहीं आता है, इससे बेहतर हमें उस टॉपिक की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके ही बच्चों के सामने जाना है। क्योंकि बच्चे अपना ही मानते हैं, पेरेंट्स का भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, या दूसरे ने बताया तो भी नहीं मानते। इसलिए वो अपने सामने बैठे बच्चे अपने को ही आइडियल समझते हैं, तो पहला बेसिक अपनी तैयारी करना चाहिए। अभी बेसिक तैयारी में क्या आता, तो बच्चों के सामने खड़े रहते हुए जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अपने को सब आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि तुम्हें 30 तक टेबल आना कंपलसरी है, ये बेसिक है, इसमें बच्चों का टाइम नहीं जाना चाहिए। तो
तो बताओ कितने लोगों को 30 तक टेबल आते? अभी हम अपना ही डिस्कस कर रहे हैं, सब स्कॉलरशिप को बढ़ा रहे हैं, कितने टीचर को आते 30 तक टेबल? तो बेसिक है, हमें पहला करना चाहिए, जब हम बोल के दिखाते उनको 29, 58, 87, 160, 145, 174, 203, 232, 261, 290, हुआ 29 का टेबल। कौन सा भी टेबल पूछे, कौन सा भी स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे, तो पहले अपने को आया और हमने बता दिया तो बच्चे बराबर करते हैं। आप करके देखो, बच्चों को हम टेबल बोलने को बोलते हैं, तो उनके साथ हमने टेबल बोल दिया 10 दिन 15 दिन तो हमारे याद हो जाते, लेकिन हम बोलते नहीं, टेबल बोलो ऐसा। बेसिक जो इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर है, ये इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर में 80% ईजी ही पार्ट है, सिर्फ वो कंसेप्ट बच्चों को समझना चाहिए, फिर उसमें पढ़ाने का जैसा है ही नहीं। एक सिंपल इंटरेस्ट का लेसन है, एक परसेंटेज का लेसन है, एक डायरेक्शन पर का लेसन है। इसके अलावा और कौन सा लेसन है कि जो उनको पढ़ाना चाहिए, वो भी सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक बार उनको बता दिए, PRN प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइमिंग कितना लगता है, और उसको 100 से डिवाइड करना है, और वो 4 में से कोई भी 3 पार्ट अपने को दिए तो अपने को चौथा निकालने को आता है। ये एक बार उनको समझा दिए तो वो कर देते हैं। बात यह आती मैथमेटिक्स की भी और इंटेलिजेंट टेस्ट की भी कि उनको बेसिक अच्छी तरह से आता है कि नहीं। बेसिक में उनको क्या आना चाहिए, तो उनको अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन फास्ट आना चाहिए, एडिशन फास्ट आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन अच्छी तरह से आना चाहिए, वो ओरली डिवाइड करना सीखना चाहिए। अगर ये होता है तो उनका 50% तैयारी हो जाती है। अपने क्लास में मैं जो बता रहा हूँ कि मार्च से शुरू कर देते हैं, तो पहला क्या करते हैं, पहला कोई बुक भी लेते नहीं, पहला एडिशन लेते हैं, कई ओरली एडिशन देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता देता आपको, 5, 6 मिलाने के 6 मिलाने के कौन सा भी एक नंबर शुरू करने का, चलो 5 शुरू किए तो 5 में 6 मिलाते 100 तक चले जाते। 5 + 6 11 + 6 17 + 6 23 + 6 29, ऐसे 100 तक मिलाने का, ऐसे 9 तक नंबर लेने के, हर एक में मिलाने का। बच्चों को ये प्रैक्टिस कराने की कि हम 36 बोले तो बच्चे 100 एडिशन होने के लिए 64 बोलना चाहिए, 72 बोले तो 28 बोलना चाहिए, 55 बोले तो 44 बोलना चाहिए। हम कौन सा भी नंबर बोले, 13 बोले नंबर तो झट से 87 बोलना चाहिए। अपने मुंह से वो कौन सा भी नंबर जाते ही बच्चों का 100 का कैलकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। ये 100 का कैलकुलेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता। जैसे सीरीज में जो अल्फाबेट या न्यूमेरिकल सीरीज है उसमें क्वेश्चन मार्क आता, वो क्वेश्चन मार्क में वो जो नंबर का डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस एक बार बच्चों को करने को आया कि आंसर मिल जाता है। तो बच्चों का पहले फुर्सत में बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना है क्या, एक मार्गदर्शिका लो, एक नवनीत लो, या आप जो भी कोई बुक्स पढ़ाते वो बुक लो और पहले लेसन से आखिरी लेसन तक बच्चों का कंसेप्ट समझाकर उसके नीचे दिया हुआ एक्सरसाइज सॉल्व करके कंप्लीट करो, और उनके दिमाग में ये डालो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, और उसके बाद उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को देने के हैं। क्वेश्चन पेपर्स की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट में आने के लिए प्रैक्टिस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट होते, एक टाइम मैनेजमेंट अपना कवर हो जाता, और दूसरा बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने को मिल जाते। दूसरी बात, आप सब स्कॉलरशिप पढ़ाते, आपने लास्ट ईयर का स्कॉलरशिप का पेपर सॉल्व किया, कितने लोगों ने किया?
वो करना ही चाहिए। देखो लास्ट ईयर का, उसके पहले का, इसके पहले जो ये 5वीं 8वीं को नहीं थी, 4वीं 7वीं को थी, तो वो भी पेपर लेकर अपने को सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, हमारे टीचिंग में चेंजेस नहीं होते। हम मैथ्स का लेसन क्लास में भी पढ़ा रहे हैं और वही स्कॉलरशिप को पढ़ा रहे हैं, और हमने खुद पेपर सॉल्व किया है, तो वो पढ़ाते पढ़ाते हम ये बता देते कि ये इस तरह से स्कॉलरशिप को भी आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पर इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, और ये हमारे टीचिंग प्रोसेस में होना चाहिए। क्योंकि स्कॉलरशिप ये सिर्फ 5वीं के मैथमेटिक्स के बुक्स पर रिलेटेड है ऐसा नहीं, अप टू 5वीं तक का पूरा सिलेबस है। वो फर्स्ट में भी हुआ है, सेकंड में भी हुआ है, थर्ड में भी हुआ है, 7 में भी हुआ है, थर्ड में भी हुआ है, 4th में भी हुआ है, और ये सारा सिलेबस पर क्वेश्चन पूछते। 8वीं का 1 से 8वीं तक मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है वो पढ़ाना चाहिए। तो हम बच्चों को 8वीं स्कॉलरशिप का पढ़ा रहे, तो हमें टीचर को 9th में 10th में जो अपने पेपर आते हैं, जैसे महाराष्ट्र टैलेंट सर्च है, नेशनल टैलेंट सर्च है, NMS की एग्जाम है, जो सेम 8वीं को है, वो भी देखना चाहिए। अभी लास्ट 17 तारीख को नेशनल टैलेंट सर्च का पेपर हुआ। कितने टीचर ने नेशनल टैलेंट सर्च का पेपर देखा, सॉल्व किया? अच्छी बात है, 2-3 टीचर तो है, तो वो अपने को क्यों देखना है, हमें पढ़ाना है। बेसिक वही है। NMS का पेपर हम देखेंगे तो बेसिक मैथ्स वही है, इंटेलिजेंट टेस्ट वही है सेम। तो हमारे पास इंटेलिजेंट टेस्ट और मैथमेटिक्स का सिलेबस तो बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है। अपने स्कूल में NMS की एग्जाम होती, वहाँ का इंटेलिजेंट टेस्ट और मैथमेटिक्स, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। महाराष्ट्र टैलेंट सर्च में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड को हर साल पेपर होता, और उसमें 300 क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये 300 क्वेश्चंस बच्चों के सॉल्व करके लेंगे, या हम खुद सॉल्व करके लेंगे एक साल, और 300 क्वेश्चन डिफरेंट है, कोई भी सेम क्वेश्चन है नहीं। क्योंकि 2001 से मैं लगातार महाराष्ट्र टैलेंट सर्च, NMS, NTS के पेपर सेटिंग को हूँ। NMS जहाँ से शुरू हुआ तभी से, मैंने पहले 9 को हुआ, फिर 8 को हुआ, NTS भी पहले 10 को था, फिर 8 को किया, फिर वापस 10 को किया। इस सारे प्रोसेस में मैं काउंसिल का मेंबर रह चुका हूँ। तो वहाँ के पेपर पूरे मिल जाते हैं अपने को, पिछले 8 साल 10 साल के, और ये पेपर अपने पास चाहिए। वो पेपर का एक बंच अपने पास चाहिए, वो सारे हमने अगर सॉल्व किए तो अपने को कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तुम किधर भी खड़े रहकर ट्रेनिंग दे सकते। तो पहला, सब टीचर ने लास्ट ईयर से जो भी स्कॉलरशिप के पेपर हुए हैं, 4 के हैं, 8 के हैं, 4 के हैं, 7 के हैं, पहले भी पेपर अवेलेबल होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करो, अपने टीचर होकर अपने पास रहने दो, और वह सारे सॉल्व करो। मेथड भी समझेगी, टाइम भी समझता, और उससे अपना बहुत फायदा होगा। तो पोर्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जो बात बाय हार्ट करने की है कि उसके बगैर बच्चों को आता नहीं, जैसे इंग्लिश का है 50 मार्क्स का है, उनको वोकैबुलरी पर सब डिपेंड्स है। क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ के तो बच्चे रीडिंग करने को आना तो आराम से सॉल्व करते। एक ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर हुआ और उनको अच्छी तरह से रीडिंग करने को आया और मीनिंग आया, तो वो 50 मार्क्स आराम से मिल सकते। उर्दू का है, या इंग्लिश मीडियम के कोई टीचर होंगे तो मराठी होगा उधर, या उर्दू, इसका भी जो वोकैबुलरी पर है क्वेश्चंस, अगर उनको वर्ड्स का मीनिंग आ जाता, इसका सिमिलर वर्ड्स आता, अपोजिट वर्ड्स आता, कि जो शब्द समूह के लिए शब्द होते, बहुत शब्द रहते, वर्ड्स रहते, उसके लिए एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने को आता, वर्ब्स आते, प्रोवर्ब्स आते, तो सारा इस पर ही डिपेंड है। ग्रामर तो हम अच्छी तरह से पढ़ा देते, बच्चों को एक बार ग्रामर अच्छी समझा दिए तो क्या वापस वो पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। तो ये बेसिक 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क्स में से अपने बच्चे 94, 96 क्रॉस होना चाहिए। अपना टारगेट 100 का ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे
नेशनल टैलेंट सर्च, NABS या स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में आ जाते, वो कौन से बच्चे आ जाते जो मैथ्स में 60 या 70% मार्क्स क्रॉस करते, वो बच्चा 100, और जिसको अच्छा रीडिंग करने को आता वो बच्चा 100% स्कॉलरशिप में आ जाता। क्योंकि इंटेलिजेंट टेस्ट का पेपर अगर उसको 70% मैथ्स में पढ़ते हैं तो वो इंटेलिजेंट टेस्ट में 100 में से 94 96 क्रॉस कर देगा। सिर्फ बात यह रहती है कि इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर देकर आने के बाद हर बच्चों को लगता है कि मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे इस पेपर में। हर बच्चे को लगता है, या तुम्हारे 10 बच्चे एग्जाम को बैठे, उसमें से 7 या 8 बच्चे तो बता ही देंगे। आते ही पहली रिएक्शन पूछने का बहुत इजी था और मुझे सब मार्क्स मिले, लेकिन एक्चुअली उतने मार्क्स मिलते नहीं। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो जो निकालते हैं वो दिखाई देता है, लेकिन वो सही है ऐसा नहीं होता। तो अपने को वो बेसिक अपना अच्छी तरह से करके लेना है, तभी हमें उस पर ये अल्फाबेट। अभी तुम्हारे पास बुकलेट है, बुकलेट में मैंने 32 टॉपिक्स है। हर टॉपिक पर बच्चों का क्या करके लेना चाहिए और किस तरह से बच्चों की तैयारी करके लेना चाहिए ये लिखा है। पहला ये नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज में बच्चों को 1 to 50 तक टेबल आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। अगर ये 5th स्टैंडर्ड के हैं बच्चे तो कम से कम उनको 1 से 30 तक ये नंबर्स आना चाहिए, वो दिया हुआ है। उसके बाद वहाँ क्यूब्स दिए हैं 1 to 20 तक। बच्चों से याद करके लो। याद करना है क्या है, बच्चों को हर दिन बोलना है कि ये आप रीडिंग करो। उसके बाद प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं। वो क्वेश्चंस पजल्स में रहते हैं, वो क्वेश्चन सीरीज में रहते हैं, वो क्वेश्चन एनालॉजी में रहते हैं। क्वेश्चन पेपर सेट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर के जो ये रहते हैं टेबल्स रहते हैं, जैसे 7 का है, 13 का है, 17 का है, 23 का है, 29 का है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। आप अगर पेपर का एनालिसिस करते और देखते कि ये बेसिक कहाँ से आया है तो आपको पता चलेगा। तो ये जो टेबल है वो आना चाहिए। नंबर सीरीज के 45 फॉर्मूले हैं। ये अगर 45 सीरीज ही है, वहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया किधर भी, देखो पेज तुम्हारे यहाँ दिया है रेगुलर नंबर के नीचे, जो ऑब्जर्व एंड स्टडी द फॉलोइंग नंबर सीरीज एंड देयर पैटर्न्स। वो पैटर्न्स देखो कि किस तरह से क्वेश्चंस हमें आते हैं। स्क्वायर आते हैं, कौन से भी स्क्वायर देते हैं, जैसे 121, 169 और 225, 289 क्वेश्चन मार्क हुआ। क्वेश्चन क्या किए, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर दिए, क्वेश्चन मार्क्स दिया। तो एक क्वेश्चन हो गया, तो बच्चों को स्क्वायर याद चाहिए। या फिर अपने को देते फाइंड द ऑड मैन आउट, 49, 25, 49, 81 और 121 क्या आएगा, 25, 49, 81, 121। हाँ, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो ये अपने को दिखता है कि ये स्क्वायर पर क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ प्राइम नंबर भी ज्वाइन किए हैं। प्राइम नंबर भी ज्वाइन किए, इसलिए ये बच्चों को आना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन में आप देखते तो जहाँ भी आपको 45 क्वेश्चन मिल जाते, 45 क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। वहाँ नीचे मॉडल क्वेश्चंस दिए हैं कि किस तरह से टाइप से क्वेश्चंस अपने को आ सकते हैं। वो हर टाइप दिया है और उसका आंसर कैसे निकालने का है वो भी दिया है। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज है। ये अल्फाबेट सीरीज पर कम से कम अपने को 5 या 6 क्वेश्चंस बच्चों को आ ही जाते।
जो अभी मॉडल क्वेश्चंस दिए हैं और सॉल्यूशन करके दिया है वो आपको पढ़ के आराम से समझेगा कि वो क्वेश्चंस क्या है और किस तरह से सॉल्यूशन करने का है। अल्फाबेट सीरीज में जैसे यहाँ नंबर दिए हैं तो बच्चों के हाथ में पेपर आते ही बच्चों को बोलना है कि तुझे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ऊपर दिए हुए अल्फाबेट सीरीज पर नंबर डाल के लेना है। हमारा पेपर सॉल्व करते समय भी उन्होंने वैसा करना है, यानी उनको समझना चाहिए कि 20 नंबर पर है, Y 24 नंबर पर है, Z 26 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, H 8 नंबर पर है या M 13 नंबर पर है। कौन सा भी नंबर पूछे, O 20 नंबर पर है तो कौन सा भी अपने को इसमें का पूछे। Q का नंबर राइट साइड से 17 नंबर है तो लेफ्ट साइड से 9 नंबर है। तो वो समझे एक बार, उनको ये नंबर देखते ही समझा। और इसमें ज़्यादा वक्त निकलने से बेहतर जब भी सीरीज आएंगी बच्चों को कहना है कि सीरीज के नीचे आप नंबर्स लिखो, क्योंकि सीरीज कितनी है 26 तक ही आएंगी। 26 के आगे का तो नंबर नहीं आएगा क्योंकि अल्फाबेट उतने ही है। और 26 का डिफरेंस वो 2 का डिफरेंस रहता है, 3 का रहता है, कभी +2 रहता है, कभी -3 रहता है, या +2 -3 +2 -3 ऐसा ग्रुप रहता है, या 2 3 5 7। तो वो डिफरेंस निकलता तो उसके समझ में आता कि ये प्राइम नंबर के अल्फाबेट लिए है। जैसे बी लिया, सी लिया, ई लिया, जी लिया और क्वेश्चन मार्क्स दिया, बी सी ई जी और क्वेश्चन मार्क्स दिया तो बच्चे क्या लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, बी सी ई और जी, जे आएगा क्योंकि हमने बेसिक लिया है कि प्राइम नंबर के लिए। इसमें लिखते समय 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, 7 नंबर का है, 9 नंबर का है, हर एक में एक एक का ही डिफरेंस है। 7 नंबर का दिया है, क्वेश्चन मार्क है तो बच्चे 9 नंबर का लिखते हैं, लेकिन शुरुआत 2 नंबर से हुई है। ये जो डिफरेंस है ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक बच्चों को ये नहीं होता। तो वहाँ नंबर देने के, नंबर देते समय उसको अलग तरीके से भी लिखते, द पेयर ऑफ द सेम सीरीज नंबर, एक के एक नीचे लिखकर, नीचे भी दिया है, उसके नीचे भी दिया है कि स्क्वायर नंबर कौन से है, A D I P Y ये स्क्वायर नंबर है। उसमें अल्फाबेटिक सीरीज के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अल्फाबेट सीरीज अपने को दी है A to Z, 5-5 के ग्रुप करके दिए, लेकिन क्वेश्चन पूछते BC, क्वेश्चन लिखो BC FG LF क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, BC FG JK क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। देखो इधर क्या किया है, जो अपने वॉवेल्स है एक के पीछे क्या लिया BC, ई के आगे का लिया FG, उसके आगे आई के आगे का लिया JK, तो उसके आगे आएगा O के आगे का P और Q, O के आगे का क्या आएगा P और Q आएगा। इधर क्या किए, जैसे इधर 4 नंबर में दिया है द लेटर ऑफ द स्क्वायर अल्फाबेटिक सीरीज A E I O Q, इसके बाजू के नंबर्स लिए, जैसे क्वेश्चंस बना देते B F G, B F G J K L क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, क्वेश्चन है B F G J K L क्वेश्चन मार्क, P Q R S, क्या आएगा P Q R S। ये कहाँ से आया, कुछ नहीं, एक के आगे का B लिया से, दूसरे वावेल के पीछे के 2 लिए, तीसरे वावेल के पीछे के 3 लिए, अभी उसके आगे का जो वावेल्स है वो के आगे के 4 लेना है। तो ये बात, ये अल्फाबेट सीरीज उनको इस तरह से समझा।
यहाँ जो दिया है अल्फाबेट सीरीज, और बच्चों को इस तरह से समझाओ कि एक ही टाइप से अल्फाबेट सीरीज पर क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद है सीरीज फिगर की आ जाती है। फिगर में जब सीरीज आते हैं या वहाँ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पर कैसा रहता है, एक ही फिगर है उसमें 4 पार्ट किए हैं और 4 पार्ट में उसमें जो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग यूज किए हैं, वो एक ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमता, दूसरा ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमता है। तो पहले दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से किस तरह से जाता है ये हमें देखना है एक बार। दूसरा, एक ही ऑब्जेक्ट रहा उसमें, जैसे इधर एरो दिया है तो वो एंगल से घूमता है, एक तो डायरेक्शंस पर घूमता है, नॉर्थ वेस्ट होता, ईस्ट वेस्ट हो जाता, या साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में चला जाता, वो देखना है। या सबसे अच्छा वो 90 डिग्री में चला जाता, 45 डिग्री में घूमता, या 135 डिग्री में घूम जाता है, तो वो देखना है। उसके बाद यहाँ अगर 4 ऑब्जेक्ट की फिगर है और उसमें क्लॉकवाइज उन्होंने घुमाए हैं, तो 5वीं फिगर जो आएगी वो पहली फिगर रहती है, सेम वैसी ही आती है। अब करके देखो, क्योंकि वो 4 बार घूम कर जाती है तो 5वीं बार वही पोजीशन पर चली आ जाती है। उसके बाद सिंबल सीरीज है। अब ये सिंबल सीरीज में हमारे पास है सामने, देखो सिंबल सीरीज में सबसे ज़्यादा ये देखने का है कि सिंबल्स कितने दिए हुए हैं। अगर कॉमा दिया हुआ है तो आसानी से समझता, अगर कॉमा नहीं दिया हुआ है और बीच में सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स दिया है तो बच्चों को वो सीरीज के सिंबल काउंट करने को बोलने का है। जैसे रिथमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स देते हैं, वो 16 रहते हैं, 12 रहते हैं, 20 रहते हैं, कभी कभी 4 का ग्रुप रहता है, कभी 5 का ग्रुप रहता है, कभी 3 का ग्रुप रहता है, और वो वापस रिपीट होते हैं। तो अपने को वो ग्रुप करने को आए तो वो आसानी से आ सकता है। आगे अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स दिया है, वो क्वेश्चंस दिया है, देखो वहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं, इन द फॉलोइंग रिथमिक सीरीज ऑफ सिंबल विच सिंबल विच अपीयर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ 3 नंबर से वो रिपीट किए हुए हैं, वो रिपीट किस तरह से किए हैं आपको दिया है। रॉन्ग टर्म में पूछते हैं, द रॉन्ग टर्म्स ऑफ नंबर। अभी रॉन्ग टर्म्स ऑफ नंबर में क्या पूछते हैं, तो रॉन्ग टर्म्स में कोई ना कोई एक रूल्स वो अप्लाई करते, वो रूल्स बच्चों को सॉल्व करना है। जब तक वो नहीं आता तब तक समझता नहीं। मैंने पहला ही दिया है इसमें 3, 6, 11, 15, 21 और 28। ये अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि 3 में 3 मिला है, 6 में 5 मिला है, और 11 में वापस 4 मिला है, वापस 6 मिला है, वापस 7 मिला है। इधर रूल क्या है, 3 में 4 मिलाना है तो 6 में 3 में 3 मिलाना है तो 6 में 4 मिलाना है। तो वो समझना चाहिए कि ये फर्क कितना हुआ एक नंबर का, तो वो उनको आना चाहिए, या ये ट्रायंगुलर नंबर पर है, ये बेसिक उनको समझना चाहिए। तो यहाँ आपको 5 या 6 क्वेश्चंस दिए हैं। अभी हर क्वेश्चंस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, या हर क्वेश्चंस पर यहाँ करने को अपने पास उतना वक्त भी नहीं है, इसलिए वहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स दिए हुए। अभी क्लासिफिकेशन में नंबर्स में प्राइम नंबर का पूछते, स्क्वायर नंबर का पूछते, कंपोजिट नंबर का पूछते, ट्रायंगुलर नंबर पर रहता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर रहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स का दिया जाता है, द नंबर्स हैविंग सम ऑफ डिजिट इज द सेम रहती है वैसा दिया जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट सेम नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ दिए हैं। क्लासिफिकेशन लेटर्स का जहाँ भी आएगा आपको बच्चों को ये बताने का है कि उसके नीचे आप उनका सीरीज नंबर दो, अल्फाबेट का नंबर दो, तो बच्चे को वह सॉल्व करना बहुत इजी होने वाला है। तो उस तरह से उन्होंने सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद
एनालॉजी वर्ड्स का रहता है तो उर्दू से आता बच्चे कर देते हैं। एनालॉजी नंबर्स का रहता है। अभी नंबर्स में हमारा आंसर कोई भी आ सकता, लेकिन सवाल ये रहता है कि फर्स्ट टर्म टू रिलेटेड सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म रिलेटेड टू फोर्थ टर्म। इसका मतलब फर्स्ट टर्म में जो किया है सेम सेकंड टर्म में करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन थर्ड और फोर्थ टर्म में आना चाहिए। बच्चे अपना मीनिंग कुछ भी लगाकर आंसर निकालते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्सरसाइज में थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, देखो 1 2 12 5 और 24 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है 1 का स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर किया है 5 आ गए, 2 का स्क्वायर किया है 4 का स्क्वायर किया है तो 20 आ जाएंगे। इसके अलावा इसका कोई अलग आंसर आ सकता है क्या? 12 इसको 5 24 को क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके अलावा कोई आंसर आ सकता है? सेवनटीन आंसर आएगा जो ऑप्शन में नहीं है वो 17 आंसर आएगा क्या? 17 आंसर आ सकता है। 7 माइनस करेंगे तो हाँ 7 माइनस के 12 माइनस 7 5 आया तो 24 माइनस 7 17 आंसर आ जाता है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एक के आंसर कितने आते। तो इधर ऑप्शन में अगर ये 20 नहीं रहता था तो हमें 17 ही निकालना पड़ता था, राइट। अगर उसका और क्या आंसर आ सकता है? 11 आंसर आ सकता है। इलेवन आंसर आ सकता है क्या? आता है। रिलेशन क्या होगा? क्या होगा रिलेशन 11 आंसर आने के लिए? ऑप्शन में 20 है ही नहीं। आप बोलो, बोलिए सर। दोस्त बराबर है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 मिलाया। अभी 11 को पहला क्या करना चाहिए? सॉल्व कैसा करना चाहिए? बच्चों को ये समझ में आया। 5 को डबल किया और उसमें 2 मिलाया तो 12 आया। तो बच्चों को क्या बताने के है? पहले 24 से 2 माइनस करो, 22 आएंगे, उसमें से 2 से डिवाइड करो तभी 11 आ जाएगा। इसका और भी आंसर आ सकता है क्या? नाइन आंसर आ सकता है क्या इसका? 9 आंसर आ सकता है, आ सकता है। 5 3 जा 15 माइनस 3, 9 3 जा 27 माइनस 3 आए 24। एक ही क्वेश्चन। अभी हम पांचवा आंसर देख रहे हैं। 11 आया, 9 आया, 17 आया, यहाँ 20 दिया है वो आया। हाँ हाँ ये भी आंसर हो सकता है कि बच्चा यहाँ 12 है और 5 है तो 24 है और तो 10 लिखना चाहिए, तो ये गलत है। वो गलत है। क्यों? मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट टर्म टू रिलेटेड सेकंड टर्म। वो कैसा आता है वो ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म में क्या किया है? 1 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया, एडिशन कितने आई? 5। फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म रिलेटेड हो गया। थर्ड टर्म सेम कंडीशन होना चाहिए। पहले का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20 हुआ। हमने क्या क्या किया? इसका आंसर और क्या निकाला? 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 5 आया। सेम इधर करने का है, 24 माइनस 2 डिवाइडेड 2 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 आया अपना आंसर 11, तो सही था। 12 से माइनस 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 5 आया। 24 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 9 आया। अभी इस तरीके से मैंने बताया नहीं था, मैं बताते समय तुम्हें दूसरे तरीके से बताया था कि ये आंसर कैसे आते, लेकिन बच्चों को बताते समय
एक्सप्लेन करते समय हमें इस तरीके से समझाना है कि इसको हमें ऐसा डिवाइड करके, ये जो अभी 10 का आंसर आया, ये 10 ऑप्शन देते तो सही है आंसर? नहीं, क्योंकि उसका रिलेशन होना चाहिए। इस तरह के हम कोई भी क्वेश्चंस अगर एनालॉजी में लेते हैं तो उसके अलग अलग आंसर आते हैं। अभी एक ही क्वेश्चन हमने देखा, 5 अलग आंसर आए और सब सही है, सब सही है। तो ऑप्शन देते समय पेपर सेटिंग वाले हर तरीके से देखते हैं कि इसका कोई तरीके से क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आता है। इसके बावजूद भी बच्चे ने अगर उसका सेम मीनिंग लगाया और उसका प्रॉपर रीजन रहा, फर्स्ट टर्म रिलेटेड सेकंड टर्म और थर्ड टर्म रिलेटेड फोर्थ टर्म, तो परीक्षा परिषद उसके मार्क्स उनको देते हैं, परीक्षा परिषद से मार्क्स मिलते हैं, या वो क्वेश्चंस वो रिपीट करते हैं या कैंसिल करते हैं सबके मार्क्स। अल्फाबेट में एनालॉजी रहता है, ये इजी रहता है। अल्फाबेट में एनालॉजी के लिए 126 नंबर का ही अपने को देखना पड़ता है और उसके जो ग्रुप दिए हैं उसमें जोड़ियाँ करते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, हर तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। उसके बाद अल्फाबेट पोजीशन पर क्वेश्चन पूछते हैं कि पोजीशन क्या रहती है। अभी ये पोजीशन पर का क्वेश्चन आया अभी तक का, ये अपना रहता वर्ड प्रॉब्लम और बच्चे इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। ये सही ढंग से बच्चों को पढ़ने को सिखाना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम का है तो वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने कैसा है। और दूसरा, अगर इसके 2 आंसर आते, जैसे हमने अभी 5 आंसर निकाले, अगर उनको 2 आंसर, उनको चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर आए तो ऑप्शन रहता है टू करेक्ट आंसर, तो बच्चों को वापस ढूंढना है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और कौन सा भी क्वेश्चन आता है तो इंस्ट्रक्शन अपने को फॉलो करना है। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते समय बच्चों को एक ध्यान में रखने को बोलना है कि पहले क्वेश्चंस क्या है ये रीड करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने को वो इंस्ट्रक्शन एक एक फॉलो करके जो बातें करने को बताई है वो एक एक साथ करना है। दूसरा, पेपर हॉल में बच्चों का क्या होता है, कई सुपरवाइजर नहीं जाते तो बच्चों को बोलते कि ये इधर लिखना नहीं है। एक्चुअली जो पेपर है उसमें हर पेज पर रफ वर्क नीचे दिया है तो नीचे ही करना चाहिए, ऐसा नहीं। उस बच्चे को बताओ कि तू पेपर वर्क्स में जब काम करेगा तब क्वेश्चन इधर है उधर ही करो, और जैसे ही आंसर आ जाएगा वैसे आंसर क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए है वहाँ भी टिक मार करो। कई बच्चों का ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर 4 नंबर क्वेश्चन उनको नहीं आया, उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया, तो वो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने को जाते, 5 से आगे वो सब क्वेश्चन सॉल्व करते, सही आंसर भी निकालते, लेकिन 5 का आंसर 4 में लिख देते और सारा 75 का क्वेश्चन होने के बाद उनको पता चलता अभी मैं 75 4 में लिखा तो एक बाकी कैसा रहा। तो इस हालत में उसकी साल भर की मेहनत, अपनी मेहनत सब चली जाती है। तो उनको ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि वो ये भी न करे कि कोई क्वेश्चन मिस न, क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ने का ही है, लेकिन ये ध्यान रखने का है कि जिस क्वेश्चन नंबर का वो क्वेश्चन सॉल्व करे वही क्वेश्चन आंसर शीट में वही उसको राउंड करना है, उसके पहले नहीं। उसके बाद आइडेंटिफाई द रूल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये अलग अलग तरह के रूल्स आ जाते हैं, वो मैंने वहाँ क्वेश्चन आपको दिया है और वहाँ सॉल्यूशंस भी दिया है, तो आप वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके ले सकते हैं। पिरामिड, वो क्वेश्चन हम बोर्ड पर ले लेंगे बाद में। पिरामिड्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ बच्चों को फिगर बनाने का है कि ट्रायंगुलर में वो आए हैं, राइट एंगल में आए हैं, ट्रायंगुलर के नंबर दिए हैं, स्क्वायर के नंबर दिए हैं, लेफ्ट साइड के लिए है, राइट साइड के लिए है, सेम डिस्टेंस से अपने को लेना है। ये 1-2 बार बच्चों को समझाए तो इस पर के क्वेश्चंस बच्चों को इजी तरह से आते। वहाँ दिया है ये जो फिगर में तुम्हें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है
इस तरह के फिगर आप क्लास में ये लिखने के बाद बोर्ड पर ये एग्जाम्पल लिखते हो तो अलग अलग टाइप के कलर के चार्ट लेकर बच्चों को वो समझाओ कि ये इधर आया इसलिए वो उधर गया। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पेपर में एक नंबर से इधर उधर हो गया तो एक बहुत इजी क्वेश्चन भी उनको बच्चों को नहीं आ जाता। उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग है। कोडिंग और डिकोडिंग ये बहुत इजी है, लेकिन वह समझना चाहिए कि किस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग किया हुआ है। उसको ये यहाँ क्वेश्चंस दिया है, मॉडल क्वेश्चंस, लेटर कोडिंग दिया है। ईच इज रिटन एज GCUV, हाउ कुड नॉट दिस बी रिटन दैट कोड। तो ई को क्या है, ए को क्या है, एस को क्या है, टी को क्या है, ये पहला देखना है। उसके आगे जी क्यों आया तो +2 किया है, सी क्यों आया +2 किया है, एस क्यों आया +2 किया हुआ है, टी क्यों आया +2 किया है। तो सेम अपने को यहाँ भी एंड नॉट के आगे के 2 लेना है। तो ये अपने को देखना है। यानी ये क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो अपने एनालॉजी जैसे रहते हैं कि वहाँ जैसा अपना फर्स्ट टर्म रिलेटेड सेकंड टर्म रहता है, वैसा अपने को कोड लैंग्वेज देते हैं, पहली टर्म और उसका एग्जाम्पल देते हैं, थर्ड टर्म देते हैं और फोर्थ टर्म अपने को पूछते हैं। तो पहले 2 का रिलेशन अपने को ढूंढना है। पहले 2 का रिलेशन जब तक हमें समझता नहीं तब तक हमें ये नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन में देखो +1 किया है -1 किया है, +1 किया है -1 किया है, +1 किया है। तो अपने को नेक्स्ट करते समय भी सेम करना है। इसलिए बच्चों को ये एग्जाम्पल सॉल्व करते समय इसी टाइप से लिखने को बोलो, यानी उनके जड़ से ध्यान में आएगा कि क्या किया हुआ है, उनकी मिस्टेक यहाँ नहीं होगी। उसके आगे इसका एक ही नंबर्स देते हैं और उसको अलग अलग टाइप से लिखते हैं, तो उसको 1 2 3 4 नंबर देना है। तो कभी 1 2 3 4 रहा तो 2 3 4 5 1 करते, फिर 3 4 5 2 1 2 आता, उसके बाद 4 5 1 2 3 आ जाता। यानी क्या किया है, सिर्फ पहला लेटर उठाया आखिरी में डाला, दूसरे में क्या किया, वापस पहला लेटर उठाया लास्ट में डाला। हर बार यानी 1 2 3 4 5 था, नेक्स्ट कंसेप्ट आया 2 3 4 5 1, यानी 1 नंबर लास्ट को गया। तीसरे में आएगा 3 4 5 1 2, अभी 2 आगे गया। फोर्थ में आएगा 4 5 1 2 3, यानी वो नंबर गए। ये नंबर मैंने इसलिए बताया कि यहाँ नंबर ही होंगे ऐसा नहीं, अल्फाबेट देंगे, यहाँ सिंबल देंगे, सिंबल भी दे सकते हैं अलग अलग टाइप के, अल्फाबेट भी दे सकते हैं। तो वो उनको एक बार वो किस तरह से करते हैं वो समझ में आया तो आसानी से होता। उसके आगे दिया है वेन डायग्राम, आपके इधर दिया है एग्जाम्पल दिया है। अभी वेन डायग्राम ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, लेकिन इजी क्वेश्चन में जो बच्चे भूलते हैं या उनके मार्क्स चले जाते हैं वो इसमें चले जाते हैं कि वो क्वेश्चंस में क्वेश्चन क्या पूछे ये देखते नहीं। दोनों का सब्सट्रैक्शन, ओनली ट्रायंगल का नंबर पूछे, ओनली उनका प्रोडक्ट भी पूछे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछे हैं, दोनों की एडिशन करके सब्सट्रैक्शन पूछे हैं, क्या पूछे हैं ये उनको आना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन से देखो, 5th नंबर का, हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर दैट बिलोंग्स टू द स्क्वायर ओनली दैट ऑफ द नंबर व्हिच इज द कॉमन ऑफ द सर्कल एंड द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और सर्कल में जो ओनली रेक्टेंगल में कौन सा आया है, ओनली रेक्टेंगल में कौन सा आया है, 1 आया है, और ओनली स्क्वायर में क्या है, 2 आया है, 2 आया है। 2 डिवाइडेड बाई 12 होगा तो कितने टाइम किया है, तो उसको यानी वो ये नंबर है, वेट डायग्राम है, लेकिन वेट डायग्राम पर भी क्या पूछते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, एडिशन रहती है, मल्टीप्लिकेशन रहता है,
या सब्सट्रैक्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत ही अच्छा लेक्चर ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास माइक है, आप सवाल कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो है अगर आपको ऐसा लगता है तिश्ना रह गया है तो प्लीज़ उसको तिश्ना मत रहने दीजिए, सर दोबारा मिलेंगे नहीं हम लोग को। दूसरी बात ये कि लेडीज़ के लिए जो है टॉयलेट के यहाँ पर लेफ्ट में बंदोबस्त के 3rd फ्लोर पर ही, और जेंट्स के लिए जो है 4th फ्लोर पर जाना है, तो इसको तरह से बताया जाए। शुक्रिया सर। तो ये वेन डायग्राम का था। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है। ये रीजनिंग में दिया है, देखो एंगल्स का है, एडजॉइनिंग एंगल्स है, वो किस तरह से काउंट करना है उसमें दिया। पहले ट्रिक दिया है आपको, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन एट फिगर, तो फिगर में कितने है तो उसको 1 2 3 नंबर देना है और उसकी एडिशन करना है। वो एडिशन, अभी ये क्वेश्चन इधर दिया है, अभी ये 4 रहते तो कितना आंसर आता, ये एंगल्स 4 रहते तो कितना आंसर आता, 1 2 3 4 करना है, 6 करना है, 6 करना है। बच्चों को सॉल्व करते समय कैसे निकालने का है, पहले एक ही एंगल निकालो, सिर्फ एक ही एंगल निकालो, उसमें एक ही है, फिर 2 निकालो, फिर बच्चों को बताओ कि ये 2 है तो 2 भी किस तरह से करना है। जैसे ये है, इसमें एक ही एंगल है, इसमें अगर हम 2 करते हैं तो बच्चों को ये बताने का 1 है, 2 है और 1 पूरा है, 3 है, तो इसमें ये बच्चों को बढ़ाते जाओ एंगल, ये नंबर बाद में डालो, तो बच्चों को ये ट्रिक समझ में आ जाएगी कि फिर कौन सा भी दे दिया फिर इसके एडिशन ही करने की है। एक बार ये एडिशन हो गई फिर अपने को आंसर आ जाता। फिर अपने को कितना भी बड़ा क्वेश्चंस दे दिया, एंगल निकाल कर दे दी, तो ये उनको आराम से करने को आ जाएगा। वो काउंट करने को जाएंगे तो बहुत वक्त जाएगा, तो इसको नंबर देने का है 1 2 3 4 5 और 6, और फिर 6 रहा तो 6 × 7 डिवाइडेड बाय 2, जो अपना ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला है, ट्रायंगुलर नंबर हम निकालते या एडिशन निकालते, उस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते। फिर अगर इसमें अलग क्वेश्चंस दिया है, सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, तो वो कैसे काउंट करने के लिए, तो 1 कॉमन हो जाता है 1 2 3, और दूसरे इसमें नंबर देते समय 2 3 4 ऐसे देने के है। फिर 1 2 3 की एडिशन करने की है। इसमें बाहर वाला भी आ सकता है, जैसे ये अंदर है तो एक इसको बाहर बना करके हाँ, कंफ्यूजन करने के लिए। हाँ, ये भी बाहर बना हाँ, और वो जो है वो अंदर है। तो इस तरह इसमें एक बार बच्चों को काउंट कैसे करना है ये समझ में आया, फिर बच्चे आराम से कर देते हैं। तो एक बार उनको ये समझाने का कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नहीं हुआ explain। नहीं हुआ, आप पहले फिगर देखिए, आपके पास जो फिगर है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सर ने जो ट्रायंगल गिनने का फॉर्मूला बताया वो पहले बच्चों को आना जरूरी है। क्लियर हुआ? अब हम लोग सिंपली पहले एक ट्रायंगल देखते हैं। सर ने फॉर्मूला बताया, इसके 2 फॉर्मूले हैं। इसको गिनने का सर ने फॉर्मूला बताया कि हम लोग इस तरह से प्लस करते हैं तो गिनते हैं, और एक जो फॉर्मूला है कि n इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो या तो बच्चों को कह सकते हैं हम लोग कि बेस कायदा जो है, कायदे के नुक्तों को भी नंबर दे सकते हैं, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर लो, फॉर्मूले पे जाता है जो बच्चे लो लेवल के हैं। 5 चौक 20,
और फिर उसका आधा 10। ये हुआ पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये होगा कि इसमें दो टाइप है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो ये एक्सटर्नल है, बाहर का है। और इंटरनल में क्या होगा कि किसी भी एक में कुछ और फिगर आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, अंदर आ रही है, और ये क्या हो रहा है, बाहर है। तो जब हम इसको गिनेंगे, ये हो गए 10, इसको गिनेंगे 1 2 3 4। अब इस सबको प्लस करेंगे तो 4 3 7 3 10, ये भी 10 हो रहे हैं। 10 ये भी है, 10 ये भी है। चूंकि ये अंदर बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक माइनस करना पड़ेगा। वो यहां नहीं होगा, यहां जो है ये 1 2 3, या सर ने बताया कि पूरा लाइन से गिन दो, तो सिस्टम वही हो जाएगा, 1 से 9 तक गिन लेंगे, वैसा कर सकते हैं। तो ये चूंकि अंदर बन रहा है, यहाँ एक माइनस का जो है कॉन्सेप्ट है। सर आगे By example third दिया, how many more sequence can we draw by the joining two points in adjoining figure? और बात दिया है, सेम वैसा ही करना है। ये बेसिक उसी पर है जो ट्रायंगुलर नंबर पढ़ाते समय। आप ट्रायंगुलर नंबर पढ़ाएंगे तभी आपको ये लेसन आएगा, तभी पढ़ाने का ऐसा नहीं। ट्रायंगुलर नंबर पढ़ाते समय ही उस नंबर पर इस तरह के क्वेश्चंस आते, सारी बात वही बताने की है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एंगल्स पूछा है, हमने एंगल्स पूछा है तो कितना सॉल्व है, हमने एंगल्स, हाँ, एंगल्स अगर पूछा है क्वेश्चन हाउ मेनी एंगल्स पूछा तो कैसे सॉल्व करने का है, उसी फिगर कोई फार्मूला है ना, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला ये है कि आप यहाँ से इसका जो राशि नुक्ता है, राशि नुक्ता वहीं से एंगल निकलेंगे। तो ये राशि नुक्ता, एक राशि नुक्ता ये है, इस पर कितने एंगल बन रहे हैं ये काउंट कीजिए। फिर इस पर कितने एंगल बन रहे हैं ये काउंट कीजिए, इस पे कितने, फार्मूले से, और तीनों को प्लस कर देंगे। इसमें एक फार्मूला कितने वे में इस्तेमाल होता है, इसकी बेस स्टार्ट होती है, जो अभी सर यहाँ पे आ रहे हैं वो टॉपिक से। ये 5 नुकात हैं। अब इन 5 नुकात को हर एक को दूसरे से मिलाया जाए तो कितने कतई खत बनेंगे, ये बेस फार्मूला यहां से शुरू होता है। अब हम लोग मिलाते हैं, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7, फिर 8 9 और ये 10। नुकात कितने थे, 5। अब इसका एक रूल क्या सर ने बताया, 1 + 2 + 3 + 4 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, इनको मिला लो तो ये टोटल कितना होता है, 10 होता है। अगर इसका दूसरा फार्मूला लेना तो नुकात कितने हैं, 5, तो 4 × 5, आखिर के जो दो नंबर है, = 20/2, इस तरह से आया 10। फार्मूला क्रिएट हो गया, यहां फार्मूला समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। इसका एक एप्लीकेशन ये हो सकता है कि 1 2 आ जाओ दोनों बच्चे, नहीं 1 मिनट को, हाँ आ जाओ, 1 2 आ जाओ, 3 आ जाओ बेटा, 4 आ जाओ, 5, या खड़े रहो लाइन से। अब ये पांचों बच्चे अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितनी मरतबा हाथ मिलाया जाएगा, चलो मिलाओ, एक गिनते जाओ, 1, यहाँ आ जाओ, मूव करो, हाथ मिलाओ, यहीं खड़े रहो, 1, फिर इससे मिलाओ, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, 2, इससे मिलाओ, 2, इससे मिलाओ, 3, इससे मिलाओ, 4, अब चले जाओ, 5 6 7, चले जाओ, 8 9
10। अब ये चौथे नंबर का है, ये पांचवें नंबर का है। ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का है। 4 पंजे 20, उसका आधा 10। क्लियर हुई बात? अब ये नुकात अलग हैं, इसलिए हमने क्या किया, नुकात अलग है तो इसमें से हमने पांचवें को नहीं किया, पांचवें को ड्रॉप किया। आखिर वाला किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, इसलिए उसको ड्रॉप करेंगे। नुकात आए तो, लेकिन नुकात अगर शक्ल बन गई, बराबर है ना सर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मर्जर हो रहा है। वो जो आखिरी वाला नहीं मिला रहा था वो मिल चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ये फॉर्मूला क्रिएट होगा। ये इस पर कितनी चीजें अप्लाई होती हैं, आपका एक सिंपल मुस्ततिल दिया गया, यही फार्मूला इस पे भी अप्लाई होता है। हाथ मिलाने वाला फार्मूला भी जो 10th में क्वेश्चन आता है सर, शायद कि इतने लोगों से हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, 10th में भी ये क्वेश्चन है। ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद नुकात देकर वो पूछता है, कुछ ऐसे जो है वो बने हुए रहेंगे और पूछता है कि इसमें मजीद कितने कतई खत बनाए जा सकते हैं। तो फॉर्मूले पे आंसर लाके -2 करेंगे जितने बने हुए हैं। तो बेस यही है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगहों पर हो रहा है। अब यहाँ पर जो बात आई थी, सर की बात आई थी कि अगर इसमें वो एंगल पूछेगा तो ये नुक्ते पे शुरू किया आपने नुक्तों से, फिर आपने, सर ने स्टार्ट में ही आपको बताया कि आप पहले एक एंगल ले लो, याद आ रहा है, सर ने बताया था। फिर इसके अंदर एक लकीर खींचो, फिर इसके अंदर एक लकीर खींचो, तो आपका अब आंसर आ रहा है। बच्चे ने यहाँ क्या सीख लिया है, एंगल बनाना सीख लिया है। तो बच्चा इस राशि नुक्ते के एंगल गिन सकता है। अगर इसको शक्ल दी जाएगी तो वो हर राशि नुक्ते के एंगल को गिन सकता है। अब इसमें कॉमन एंगल कोई आ रहे हैं तो उसको थोड़ा ढूंढ के माइनस करना रहेगा। ओके, डाउट क्लियर? शुक्रिया। ये बेसिक फॉर्मूले पर अपने को बच्चों को एक वर्ड्स प्रॉब्लम भी पूछते हैं। कोई टेम्पल है, टेम्पल में वो लड़का चलता गया, वहाँ स्टेप्स थे, हर स्टेप्स पर उन्होंने स्टेप्स के हिसाब से फूल रख दे दी। 50 स्टेप्स वो चला गया, उसके टोकरी के सारे फूल खत्म हो गए, तो उसके पास पहले टोकरी में कितने फूल थे, कितने होंगे? एक टेम्पल मंदिर में वो चला गया, चलते समय हर स्टेप्स पर स्टेप के हिसाब से उन्होंने फूल रख दिए। आखिरी स्टेप चढ़ जाने के बाद उसके पास के फूल खत्म हो गए। पहली सीढ़ी पर एक फूल रखा, दूसरी सीढ़ी पर 2 फूल रखे, तीसरी सीढ़ी पर 3 फूल रखे। थोड़ा सा आप अपने इस पे आ जाओ, इसी पर आता है क्वेश्चन। क्लियर हो रहा ना? ये बेस नुक्ते से शुरू हुआ, नुक्ते से हम जाविये पे गए, जाविये से फिर हम क्या गए, शक्ल पे आए, शक्ल के आगे चौथा स्टेप किस पे आए, डे टू डे एप्लीकेशन में। जो बच्चों ने हाथ मिलाया ये डे टू डे एप्लीकेशन में आए। और फिर ये सर का सवाल है कि एक मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते गया बच्चा, और वो एक पहले सीढ़ी पर एक फूल, दूसरी सीढ़ी पर 2 फूल, इस तरह से वो फूल। तो अब फॉर्मूला क्या है हमारा? अगर 1 2 3 है तो फार्मूला 2 तरीके से कि सबको मिला लो 6 होता है, या इसका दूसरा फार्मूला क्या है, इसका दूसरा फार्मूला है कि इंटू 3 × 2 6, और नहीं इसके आगे वाला 4 × 3 12, और उसको हाफ करो तो यार। अब सर ने कहा कि 50 सीढ़ियाँ चढ़ाओ, तो 50 सीढ़ियों के हिसाब से इस फॉर्मूले पे आप गिनिए। 50 सीढ़ियाँ सर ने कही ना, हाँ, तो कितना आ रहा है? 1275। 1275 कैसे आया? बैठ के 50 सीढ़ियाँ थी ना, तो 50 करके 51 multiplied by we get answer 205,050।
5 का उसको 5 divide किया 2 से सर 25। उसको divide अब किया इसको 2 से। आधा कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा 1275 है ना। तो ये अब हम लोग टीचिंग में है तो हम लोगों को सीक्वेंस समझना चाहिए कि नुक्ते, फिर वो जाविये, फिर शक्ल और फिर डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन उसका। इसमें बच्चों का वक्त हमें अब कम करना है, तो जैसा इधर 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो इसमें जो भी रहेंगे एक ऑड नंबर रहेगा एक odd और number। एक इवन ये। नंबर रहेगा। बहुत अच्छा। पहले जो इवन नंबर होगा उसको डिवाइड करके लो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6। अब ये इतना नहीं बच्चों को करने को बोलने का है, पहले 51 से 50 को मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद 2 से डिवाइड करो। इससे बेहतर इसमें एक इवन नंबर है 50 को पहले 25 करो, आंसर डायरेक्ट आ जाता है। देखिए ये है एक्सपर्ट के आने का हम लोगों को फायदा। जैसे अगर हम लोगों ने 1 + 2 + 3 + 4 को अगर इस तरह से मिलाना है तो हमको आगे 5 से ज़रब देना है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 इसको 2 बना देंगे पहले, ये इसी है। अब इसको 2 बना दिए तो 5 दूनी 10, यानी बच्चा बड़े आदत को ज़रब देके फिर बड़े आदत को तकसीम करता है। इससे बेहतर है कि वो पहले ही एक जुफ्त अदद को जो है छोटा कर डाले, आधा कर डाले और उसको ये करे। सर बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। 25 को 51 से ज़रब करते हैं। हाँ, अब 50 ज़रब 51 है, 50 × 51 है, तो आप 50 × 51 करके फिर हाफ करेंगे। उसके पहले 50 को हाफ कर दो। बहुत सारी बातें हैं, पहले अपना देर से शुरू हुआ है, बाकी सारे प्रोग्राम भी है, तो ये क्वेश्चंस का सिलसिला हमने ले लिया तो वो खत्म होने तक बहुत वक्त जाएगा। मुझे पता था कि सारे क्वेश्चंस हम हल नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको हाँ, तो ये आपको बुकलेट दिया हुआ है, बराबर है। अभी इसका आप स्कूल में जाकर किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात है, आप यहाँ से अपना वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद जब घर पर चले जाएंगे तो ये बुकलेट लो और पहले बुकलेट का ट्रिक्स क्या दी है ये देखो मत, क्वेश्चंस लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। वह सॉल्व करने को नहीं आता है तो वो क्वेश्चंस ट्रिक्स के हिसाब से देखो कैसे सॉल्व करके दिया है। ये होने के बाद अपना काम खत्म नहीं होता, अपने को इस टाइप के 5 क्वेश्चंस बनाने के हैं। सिर्फ हर एक टाइप के कितने क्वेश्चंस बनाने के, 5 क्वेश्चंस। एक अलग नोटबुक डालने की है और नोटबुक में उस पेज को पेज नंबर दो, पेज नंबर की ट्रिक्स लिखो और ट्रिक्स के हिसाब से 5 क्वेश्चंस सिर्फ बनाओ और बच्चों के हर ट्रिक्स के हिसाब से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके लो। तुम्हारे भी तैयार हो जाएंगे, तुम्हें भी क्रिएशन का बहुत अच्छा फीलिंग होगा कि मैंने कई क्वेश्चंस बनाए, वही बच्चों से सॉल्व करके लो। इतना करके लिए तो अपने बच्चे 90 मार्क्स 100 में से 100% दे सकते हैं, क्योंकि आप लास्ट 2 ईयर 3 इयर्स के पेपर्स निकालो या उसके पहले भी निकालो, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आया नहीं है। और हर क्वेश्चंस आपको किस तरह से सॉल्व करके देना है ये दिया ही है। जैसे पहले ही पेज पर आपको 45 नंबर्स दिए हुए हैं, बराबर है। या आपको और भी अपना काम कम करना है तो भी आपके लिए आसान मैं बता देता। आप क्लास में ये मॉडल क्वेश्चन दिया है वो बच्चों के सामने लिखो ब्लैक बोर्ड पर, उनको समझाओ, दूसरा समझाओ, तीसरा समझाओ। 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के ले लिए तो बच्चों को 100% आ जाता। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों को बोलना है कि सेम स्टाइल का क्वेश्चन आपको खुद फ्रेम करना है। 2 या 3 क्वेश्चन बच्चे बना लेते हैं, फिर वो सारे बनाए हुए क्वेश्चंस आप कलेक्ट करो
एक छोटा सा पेज तो उनको नोटबुक का रहता उतना, उस पर 3-3 क्वेश्चन बनाने को बोलो, वो सारे करेक्ट करो, तुम्हारे पास रखो, फिर वो क्लास में सर्कुलेट करो और सॉल्व करने को बोलो। एक क्वेश्चन के आपको 15-20 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए और हर एक ने बनाया हुआ क्वेश्चंस आगे बैकबोर्ड पर आकर अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो सारे क्लास का सारा इंटेलिजेंट टेस्ट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, सेम स्टाइल 3 क्वेश्चंस आपको बच्चों को बनाने को बोलना है और तुमने भी 3 क्वेश्चन क्लास में एक्सप्लेनेशन करना है। वैसे हर बच्चों को उसके 3 क्वेश्चंस जो अलग होना चाहिए वो एक्सप्लेन करना है। तो आपका कोई भी पार्ट, कोई भी बच्चे का, कोई भी इंटेलिजेंट टेस्ट का ये रहेगा नहीं। उनके सामने सारा फ्रेमवर्क है, तुम्हारे सामने भी सारा फ्रेमवर्क है, आपको सिर्फ यूटिलाइज करना है और उसको कंटिन्यू करना है। वो आगे टॉपिक पूरा कर लीजिए। आगे देखो, क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है। ये सॉल्व करते समय भी आपको पहले 3-3 का क्यूब लेने का है, फिर 4-4 का लेने का है। 3 का क्यूब ले लिए तो आपको बच्चों को पहले वो 3 का ही क्यूब समझना चाहिए। हर बात बच्चों को समझाते समय बहुत छोटी सी और बहुत आसान सिंपल हो वो पहले समझाने की है, बाद में उसको बढ़ाने का है। अभी ये सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि बच्चों के पास जो है वो रूबिक्स होती हैं, वो तो पहले एक लाई जाए और उनको समझाया जाए कि ये इस तरह से क्यूब से, छोटे छोटे क्यूब से ये क्यूब बने हुए हैं, यानी उनको हैंडल करने आना चाहिए। बहुत सी बार अभी हम टीचर्स हैं, अभी हमको भी बहुत सारी चीज़ें रिव्यू नहीं होती हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो सामने होना ज़रूरी है। स्टेप वाइज पहला स्टेप सामने होना चाहिए। सेकंड स्टेप में क्या है कि हम इसमें बता चुके हैं बच्चों को कि ये पूरी जो फिगर होगी, इस फिगर में जो है कितने हमारे रास होंगे, कितने किनारे होंगे और कितने सरफेस होंगे। तो इसमें सतह पे बात आती है, यानी सतह यानी आपके सरफेस कितने होंगे। फिर इसके बाद में सेकंड चीज आती है कि इसमें कितने बाजू होंगे, तो बाजू कहिए या किनारे कहिए, ये मेन 2 चीजों से काम होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें नजर आ रहा है ये पूरी फिगर है, मुकम्मल फिगर है, ये एक मुकम्मल फिगर है, लेकिन क्वेश्चन जो है अधूरी फिगर पे भी आ सकता है। तो पहले मुकम्मल फिगर समझे वो। अब अगर ये पूछा जाए कि इसमें कुल कितने छोटे क्यूब हैं, तो कैसे पता चलेगा। देखिए क्यूब है, क्लियर हुआ, क्यूब है, तो बच्चे से सिंपली कहा जाए कि अगर ये मुकम्मल शक्ल है तो, अगर ये मुकम्मल शक्ल है तो यानी ये पूरी शक्ल है, तो ये 1 2 3 ले ले और 3 का क्यूब बना दे, तो इसमें 27 होंगे। 27 है क्या, तो हम ऐसे अंदाजन गिनेंगे, ये 1 2 3, एक खड़ी लाइन 3 की सामने, 3 3 6, 3 3 9, मतलब पहले हिस्से में 9, बीच के हिस्से में 9, आखिरी हिस्से में 9। तो बच्चा इतना गिनता बैठेगा, उसकी बजाय हमने उसको क्या किया, एक सालिम शक्ल, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं फोर्स डाल रहा हूं, ये मुकम्मल शक्ल का फॉर्मूला है, ये हो गया। अगर ये 4 वाला होता तो
5 वाला होता तो 6 वाला होता तो, यानी इस तरह से बच्चा पहला ये कर लेगा। अब इसमें सवाल आता है कि इस क्यूब में ऐसे कितने छोटे मकब हैं, क्यूब हैं, जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, 3 सतह को रंग लगाया जा सकता है। तो इस तरह से पूरा जो क्यूब होगा, ये क्यूब जब मर्ज हो जाएगा किसी बड़े क्यूब में, तो 3 सतह जो है ये 1, 2 और 3, सिर्फ कोने के जो होंगे, कोने वाले, उनकी 3 सतह ही रंगीन होंगी और इनकी 3 सतह बाकी की अंदर होंगी। तो अब ऐसे कितने क्यूब होंगे 3 सतह वाले? ऊपर 4 नीचे 4। क्लियर हुआ? फिक्स्ड है। अगर 3 वाला है तो 4 सतह होंगी, अगर 4 वाला है, 64 क्यूब का है, तो 3 सतह वाली कितनी होंगी? 8 ही होंगी। 125 क्यूब का बनाएंगे तो 3 सतह वाली कितनी होंगी? 8 ही होंगी। बात क्लियर हो रही है? अब बीच में जो बचेगा ये वाला, ये 2 सतह वाला होगा। तो अब इसमें 2 सतह वाले कितने होंगे? एक इधर, एक इधर, 2, फिर एक इधर और एक इधर। मतलब जब आपने एक सतह पे एक इधर 2 किया तो बच्चे ने फौरन कह दिया 12। तो बच्चा पूरा गिनता नहीं बैठेगा। एक सरफेस पे सिंगल सतह वाली कितनी है उसको 6 से ज़रब दे दो। अगर मैं इसको 4 वाला बना दूं तो क्या होगा? 2 इधर होंगी, 2 नीचे होंगी, यानी 4 हो गई, 6 चौक 24। ये आपने करके लेना है उससे। फिर इसमें सवाल आता है कि सिंगल के बाद ऐसी किसकी जिसमें एक ही सतह होगी? तो इसमें तो ये एक वाला, ये एक है बीच में। अगर इसी जगह पर ये एक वाला है, अगर इसी जगह पर 4 वाला हो तो क्या होगा? इस जगह पर 4 वाला हो तो हम जो अदद होगा उसका मुरब्बा ले लेंगे और उसको 6 से ज़रब कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले इसमें निकलते हैं। अब इसके बाद अंदर ऐसे कितने क्यूब है जिनको रंग ही नहीं लगेगा? एक क्यूब है। क्लियर? तो आप पहले क्या कीजिए, 3 क्यूब वाला लीजिए, फिर उसके बाद 4 वाला लीजिए, 5 वाला लीजिए, अमली तौर पे कराइए और ये डेटा फीड कीजिए। अब इसके बाद जो सवाल आता है वो इस तरह का सर ने एक क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें जी, नजर आने वाले, अच्छा नजर आने वाली सतह, जी 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 हाँ, मतलब आप सर ने ये कहा कि जो नजर आने वाली सतह हैं। सवाल में ये भी आता है, आपने बहुत अच्छा किया कि कलर किया हुआ भी रहेगा या वो कहते हैं कि नजर आने वाली सतह, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये सवाल जो है देखिए, सर ने ये वाला सवाल जो दिया है इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स सर से हम ले लेते हैं। सर ने उसको एक्सप्लेन भी किया नीचे। सर इसको कैसे करेंगे? इनको काउंट करना है, देखिए ये वाला। तो इसमें काउंट अगर टोटल सारे के सारे पूछे जाएं तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है काउंटिंग का कि हम बच्चों को चोटी से शुरू करवाएं। चोटी मतलब पीक से। तो इसमें पीक जो है नजर आ रही है, उस पीक में नंबर लिख लेगा बच्चा। 1 2 3 4, 4 है। 4 से जुड़े हुए कितने हैं? 4 दूनी 8, सामने 8 हो गए, उनके पीछे 8, 16। तो बच्चा एक 16 लिख देगा वहां पे। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट पिक के बाद सेकंड पिक पे आएगा। क्लियर हुई बात? सेकंड पिक पे आएगा। इसके 2 तरीके हैं, सेकंड पिक को गिनेगा, थर्ड पिक को गिनेगा।
इस तरह से उसके फास्ट काउंटिंग उसकी हो सकती है, बहुत फास्ट काउंटिंग हो सकती है। अब सर आगे का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये टाइप का क्वेश्चन आता डाइस डाइस पर, और इसमें हमें बच्चों के लिए ये पूछा जाता 4 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है। तो बच्चे ये सॉल्व करते समय बहुत कंफ्यूज होते, उनको बहुत इमेजिन करना पड़ता कि किसके पीछे क्या है। तो ये सॉल्व करने का आसान तरीका बच्चों को ये बताने का कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कौन सा आया है, 5 आया है। तो पहला क्या पूछे उसके बदले 5 लिखो, और 5 के बाजू में कौन सा अपोजिट कौन सा नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि ये इधर है। 6 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, क्यों? वो उसके बाजू में है, रहा कौन सा 1, तो ये अपोजिट हुआ, ये देखने की भी नहीं जरूरत हुई। एकदम बहुत अच्छी लॉजिक है। दूसरा हमने 3 ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 के बाजू में कौन से देखो, 1 है, 6 है, वो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, वापस एक भी नहीं आया, एक भी नहीं, एक आया ही है, और कौन सा 5 के नहीं पीछे आएगा, आया। 4 नहीं आएगा, तो रहा कौन-सा 2। अभी एक ही आसान रहा कि अभी 4 का अपोजिट 6 आएगा, वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये मिल गए। यानी ये इतना लॉजिक लगा, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, ये करने की कोई जरूरत नहीं। अभी इसके जगह क्या करते, नंबर्स दिए, इसके जगह सिंबल्स देते, इसके बाजू में सिर्फ क्या देते, सिंबल्स देते, तो थोड़ा और डिफिकल्ट लगता। डिफिकल्ट की कोई जरूरत नहीं है, सिंबल के बाजू में कौन सा नहीं आता है, ये सिर्फ ढूंढने का है, तो वो आसानी से कर सकते। ये जो डाइस है, डाइस बच्चों को आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, खुसूसन 8 वाले बच्चों को, कि ये 3 तरह के। एक है जनरल डाइस, एक है स्टैंडर्ड डाइस, और एक है ओपन डाइस। क्लियर हुआ? क्या फर्क है तीनों में? स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसके मुखालिफ सतह जो होती हैं उनकी जमा 7 होती है। मुखालिफ सतह 1 होगा तो उसके पीछे 6 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जो लूडो खेलते ना बच्चे, वो स्टैंडर्ड डाइस है, उसको आप काउंट करके देखो, ये पहचान है। अब अगर वो दे, ऐसा तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक कॉमन सेंस पे वो फेंक सकता है पासा, कि एक मियारी पासा है, मियारी पासा है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो एक ही फिगर देगा और बताएगा कि इसके पीछे क्या है। तो सिंपल है, बच्चा कॉमन सेंस है, हम लोगों का डे टू डे का ये, तो बच्चे को मालूम है 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा, 4 के पीछे 3 होगा। लेकिन अब बात आती है कि जनरल डाइस क्या? तो जनरल डाइस में फर्दर 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे सर ने बताया। जनरल डाइस में ये जरूरी नहीं है कि मुखालिफ सतह की जमा 7 हो, यानी इस जनरल डाइस में, ये जनरल डाइस है, देखिए ये मुत्तसिला सतह की जमा 7 है और ये मुत्तसिला जमा 9 है, और इस हिसाब से जब यहाँ पे आ गया तो 5 के पीछे 1 आया तो 6 हो रहा है। तो इसमें 2 किस्में कौन सी हैं? एक न्यूमेरिक है और एक जो है वो
अलामतों वाला है। अब इसमें सर ने जो मिसाल दी ये बहुत सिंपल एक मिसाल है। दूसरी एक पैटर्न में इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, ऐसा है, ठीक है। इस तरह से 2 डाइस होंगे और इसमें कोई एक फिगर बताई जाएगी। अब इसमें पूछा जाएगा कौन किसके पीछे है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो ये 3 जो है इसको लिख लिया जाए, ये 3 ऊपर और ये 3 नीचे, एक डाइस का 3 ऊपर एक डाइस का 3 नीचे। और क्लॉकवाइज जो है ये डाइस पे घुमा जाए। 3 के बाद जब घूमेंगे तो 3 के बाद 5 और फिर 1, तो 5 और फिर 1, और फिर इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया जाए कि 3 के बाद चलेंगे तो 2 और फिर 4, तो 2 और फिर 4, ये 5 के पीछे 2 होगा, 1 के पीछे 4 होगा, और जो बचा हुआ वो 3 के पीछे होगा। ये एक फॉर्मूला है। इसके बाद एक ओपन डाइस आएगा। ओपन डाइस की किस्म कैसी भी होगी, ये इधर निकला हुआ होगा या इधर निकला हुआ होगा, कहीं भी एक जगह निकला होगा, यानी एक पट्टी सीधी होगी और 2 रुख उसके बताए जाएंगे। इसमें बच्चे को इब्तिदा से एकदम क्लियर कहा जाए कि अगर मैं यहाँ पर सिंबल ले लूं, अब इसमें पूछा जाएगा कि स्टार के पीछे कौन सा है, तो उसका रूल ही है कि स्टार के पीछे ट्रायंगल होगा और इसके पीछे ये होगा और इसके पीछे ये होगा। तो ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस की ये शक्ल होती है और ये बच्चों को पहले से समझा दी जाए तो ये पूरे डाइस के ऊपर जो है 5th और 8th कवर हो जाती है। मतलब ये फॉर्मूला क्लॉकवाइज चलने वाला सर की ये जो टेक्निक थी, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक कि सब में कॉमन कौन है, सबसे पहले कॉमन को लिखा जाए और उसके बाजू में कौन नहीं होगा उसको लिखा जाए। तो इस तरह से ये डाइस पूरा हो जाता है। सर आप 28 number position in the row or queue दिया हुआ है। देखो मॉडल क्वेश्चंस 1 दिया हुआ है। In a line of students, Prasad is standing at the 7th position from the left and 9th position from the right. So how many students are there in the line? और सॉल्व कैसे करने का वो भी आपको दिया हुआ है। लेफ्ट से उसका नंबर 7 है और राइट से नंबर 9 है। बच्चों को वहां में दिखाया, देखो लाइन मार के ही निकालने का है। 7 और 9 करना है, 16 आ जाएगा, लेकिन 7 और 9 हम 2 बार काउंट करते हैं और वो एक ही है प्रसाद। तो इसके लिए हमें उससे एक माइनस करना पड़ेगा। एक बार बच्चों को वैसा करके दिखाओ, फिर वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट कैलेंडर का मैं अगला है कैलेंडर। कैलेंडर में हमको क्लास में क्या तैयारी कराना जरूरी है, कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कैलेंडर में उमूमन जो क्वेश्चन आते हैं दिन गिनने वाले, ध्यान में रखिए, दिन गिनने वाले मतलब एक डेट देगा और उसके आगे की कोई डेट देगा और पूछेगा कि कितने दिन स्कूल गया, कितने दिन पिकनिक मनाया या कितने दिन उसने क्या किया। एक फिर इसके ऊपर एक एप्लीकेशन होती है कि दूध लिया, इस डेट से लेके उस डेट तक दूध लिया, तो दिन गिनने वाले ये क्वेश्चन होते हैं। दूसरा एक रिज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं कि वो इतनी तारीख से इतनी तारीख तक छुट्टी पे था, तो कौन से दिन वो रिज्यूम होगा या वो कौन सी तारीख को रिज्यूम होगा। क्लियर हुआ।
इसमें बेसिकली हमको एक छोटे से फॉर्मूले से शुरू करना है जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग होता है और उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे से चलते हैं। मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। चलिए, आज क्या डेट है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई जोर से, आवाज में मार्ज हो रही है। 24 नवंबर। आज हमारे पास नवंबर का महीना है और 2019 है और हमारी ये जो है 24 नवंबर है। अच्छा, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया। यहां ले लो, 2019 कॉमन आएगा, आगे हम लोग देखते हैं। आप बता सकते हैं कि अक्टूबर 24 क्या थी और नवंबर से पहले अक्टूबर से पहले सितंबर क्या थी? और आप बता सकते हैं कि 24 दिसंबर क्या थी? अब देखिए, यहाँ पे हम ज्यादा आपको गिनने नहीं लगाते। कैलेंडर कौन से उसूल पे चलता है? कैलेंडर बेसिकली 7 के उसूल पे चलता है। कौन से उसूल पे चलता है? 7 के। और पूरे हफ्ते जो होते हैं, पूरे हफ्ते वो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। अगर 28 दिनों का महीना है तो कुछ बचता है? नहीं। तो हमारा रूल नंबर 1, कोड नंबर 1, 28 दिनों का अगर महीना होगा तो इसका कोड होगा 0। 29 दिनों का महीना होगा तो उसका कोड क्या होगा? 1। आप खुद बना रहे देखिए। 30 दिनों का होगा तो 31 दिनों का होगा तो बच्चों को कोड बताइए। उनको ये थोड़ा सा हमको समझ में आ रहा है कोड क्या है। अब आइए, यहाँ उनको मालूम है कितना सितंबर और वो उंगली पे, ये उसको मालूम है कितने दिनों का है, ये 30 दिनों का, ये 31 दिनों का, ये 30 दिनों का, ये 31 दिनों का है। तो वो कोड पे अप्लाई करेगा। बच्चे को ये बताइए, ऊपर जाएंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो प्लस। क्लियर? ऊपर जाएंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो प्लस। आज हम लोग यहां पर 24 पे हम हैं। अब हमको पहले आगे जाना है। तो नवंबर कितने, अभी आज का दिन भी है संडे, तो नवंबर 30 दिनों का है, यानी इसका कोड कितना है? इसका कोड है 2 उंगली बच्चा खोलेगा। बच्चे को इसी तरह से करना, बच्चा 2 उंगली खोलेगा और संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे, ये होगा ट्यूसडे। सर आप कोई एक तरह देख के मुझे रिप्लाई दीजिए कि हाँ आप सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि खाली आंख बंद करके झोंके में बात को एक्सेप्ट करना नहीं है और ना कराना है। सर सही है? चलिए अब यहीं से हम ऊपर चलते हैं। अब देखिए, नवंबर का कोड हमारे पास अब यहाँ पे नहीं आएगा। अब जब ऊपर जाएंगे तो इसके पहले कौन है? अक्टूबर। इसका कोड क्या है? 3। तो इसके ऊपर जाते वक्त 3 उंगली खोलेंगे और संडे से पीछे चलेंगे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। सर प्लीज जिसने देखा होगा जरा मुझे ये अश्योर कर दे। सही है? तो कितना फास्ट फॉर्मूला है। इस तरह से हमको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ो, पीछे हटो तो बच्चा मंथ टू मंथ जंप करता है। देखिए यहाँ पे स्टेप सुनिए, ये एक्टिविटी क्या है? मंथ टू मंथ जंपिंग की है। ये अप्लाई होगी, फिक्स नहीं है। स्कॉलरशिप में इतना हलवा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन बच्चा यहाँ से स्टार्ट करता है और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो तेज भाग सकती है। तो पहली चीज स्टार्ट हो गई। सेकंड चीज, अब सेकंड स्टेप पे जब हम लोग आते हैं तो दी हुई डेट पर पहुंचने के लिए पहले ये तरीके से बच्चा पहुंच सकता है। बच्चे को 1, 8, 15, 22, 29, 7, 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 चौक 28। बच्चे को ये फार्मूले याद होने ही चाहिए। 7 का तो इजीली है और 1, 8, 15, 22, 29, ये जो डेट होती है इस डेट पे सेम डे होता है। अगर 1 तारीख मंडे है तो 29 मंडे होगी। तो
तो इस तरह से जंप होता है। अब एक एक्टिविटी आप क्लास में करवाइए। सर आपने कैलेंडर खोला है मेरे सामने, अब मेरी मदद कीजिए फटाफट स्पीड में। सर देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड है। सर आप 2019 का जैन निकालिए। जैन की 1 तारीख का दिन बोलिए। मंगल, ट्यूसडे। जैन के बाद फेब निकालिए। फेब का एक फ्राइडे। मार्च निकालिए, मार्च का एक जी फ्राइडे। यहां से रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ आपको, देखिए नॉन लीप ईयर 2019 कौन सा है, नॉन लीप ईयर है। और उसके बाद अगला 2020 का भी आप इस तरह से निकालिए, 19 का और 20 का। हर महीने की 1 तारीख कौन सा दिन है, हम लोग एक करके देखते हैं तो हमारे सामने कुछ डेटा आता है। मार्च के बाद अप्रैल क्या है, मंडे। अप्रैल के बाद मई, वेडनेसडे। जून सैटरडे। जुलाई मंडे। अगस्त थर्सडे। सितंबर संडे। अक्टूबर ट्यूसडे। नवंबर फ्राइडे। दिसंबर संडे। अब आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, महीनों का, मंथ का एक एक क्लब करेंगे। अब इसमें फ्राइडे वाले कौन कौन से, तो आपको पता चलेगा कि नवंबर फ्राइडे वाला है, फरवरी फ्राइडे वाला है और मार्च फ्राइडे वाला है। अगर मैं आपसे कहूं 1 फरवरी 2019 जुमा है, तो फौरन आप क्या रियलाइज कर रहे हैं, अभी आप फौरन रियलाइज कर रहे हैं कि 1 नवंबर फ्राइडे है, आप रियलाइज करेंगे 29 नवंबर फ्राइडे है, तो आप फौरन रियलाइज कर रहे हैं कि 1 दिसंबर सैटरडे है। बताइए कितना वक्त मिनिमाइज हुआ हमारा, हुआ या नहीं हुआ? एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मतलब अगर ये डेटा हमारे सामने नहीं होता और मैं अभी आपके सामने सवाल दे देता कि 1 फरवरी फ्राइडे है, तो बताइए 1 दिसंबर क्या डेट है? तो आप अगर मोबाइल खोलकर भी ढूंढने लगते तो भी आपको ज्यादा वक्त लगता, और अगर आप अपने टेक्निक पे गिनना शुरू करते तो भी ज्यादा वक्त लगता। और अभी आपने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक छोटी एक्टिविटी स्टार्ट में करा दी बच्चों की, और वो एक्टिविटी क्या थी, बच्चों को एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर की एक कहानी करा दी, और इससे निकला हुआ डेटा उनको कहिए कि लिख के रख दे कि नॉन लीप ईयर में कौन कौन से मंथ सेम होते हैं। तो ये बच्चे ने क्लियर किया, तो ये रख कर वो आता है। अब एक छोटी सी आखिरी एक्टिविटी जो मैं देता हूँ, शायद काम आएगी, कि आपके बहुत सारे दिन होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जनवरी में 26 जो होता है वो यौम जमहूरिया होता है, ठीक है, जैन में। अब उसके बाद में फिर फरवरी में कोई दिन नहीं होता, ले सकते हैं आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर आप कैलेंडर में मेरी मदद कीजिए। अगस्त है, अगस्त 15 अगस्त होगा। जैन 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये जो है मतलब कौमी दिन है। अगस्त के बाद सितंबर 5 सितंबर, अक्टूबर 2 अक्टूबर, नवंबर 14 नवंबर, नवंबर के बाद आते हैं हम लोग दिसंबर 25 दिसंबर। अब 11 नवंबर भी ले सकते हैं हम लोग, मौलाना आजाद की ले सकते हैं, 25 दिसंबर। सर जनवरी 26 जनवरी दिन बोलिए, सैटरडे। 15 अगस्त दिन बोलिए, थर्सडे। 5 सितंबर दिन बोलिए, थर्सडे। वेडनेसडे। 11 नवंबर का दिन मंडे।
14 नवंबर थर्सडे, 25 वेडनेसडे। ये इतनी कॉमन चीज है कि हर साल ये दिन आते हैं लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में, और हम इनसे गुजरते, बच्चे भी गुजरते हैं और गिनते रहते हैं। क्यों गिनना है? यहाँ देखिए, क्लब कीजिए, क्लब कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि थर्सडे, थर्सडे और थर्सडे, ये 3 थर्सडे हैं। और ये 3 थर्सडे क्या है? ये 3 थर्सडे है कि 15 अगस्त है और 5 सितंबर है और 14 नवंबर है। तो हम बच्चों को एक छोटा सा सेंटेंस, एक मेमोरियल सेंटेंस दे सकते हैं जो कॉमेडी टाइप का होगा, क्योंकि कॉमेडी चीजें याद रहती हैं। अब इसको कैसे बना सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इंडिया को जब आज़ादी मिली उस दिन जो है चाचा नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पैदा हुए थे। इंडिया को आज़ादी मिली यानी 15 अगस्त, चाचा नेहरू यानी 14 नवंबर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी 5 सितंबर। अब इसके ऊपर एक और फिक्रा जोड़ सकते हैं कि आजादी से एक दिन पहले गांधी जी पैदा हुए, डंडा लेके अपने चाचा नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास आए और उन्होंने इंडिया को आजादी दी। अब देखिए, बच्चे को जुमला इंटरेस्टिंग है, याद हो गया, वो एग्जाम के दिन रिकॉल करता है, तो उसको रिकॉल होता है कि आजादी से एक दिन पहले गांधी जी पैदा हुए, मतलब ये कॉमन हो गया कि 15 अगस्त के एक दिन पहले 2 अक्टूबर होगा। अगर ये ट्रिक्स बच्चे ने यूटिलाइज की, इसको मेमोराइज किया, अप्लाई किया, आप जब क्वेश्चन कराते हैं उसमें ये अप्लाई करते हैं, तो बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसका क्वेश्चन को देखने का और हल करने का मामला बहुत तेज हो जाता है। तो कैलेंडर में ये फास्ट मूविंग टेक्निक है जिसमें हम एक फिक्रा दे सकते हैं और उसको क्लबिंग टेक्निक कहते हैं कि कैलेंडर में जो सिमिलरिटीज है उनको क्लब करके मेमोराइज करा दो और फिर देखो कैलेंडर के सवाल का बादशाह बनता है आपका बच्चा। तो ये हुआ कैलेंडर पर। सर और कुछ ऐड होगा तो देखिए। तुम्हारे बुकलेट में देखो कैलेंडर का दिया हुआ है, वहाँ सर ने बताई सारी बातें चार्ट में तुम्हें दी हुई है। जैसे मंथ हैविंग सेम डेज एंड डेट, ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी और अक्टूबर का सेम रहता है, फरवरी मार्च नवंबर का कैलेंडर सेम रहता है, अप्रैल और जुलाई का सेम रहता है और सितंबर और दिसंबर का सेम रहता है। वैसे लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल, जुलाई ये सेम कैलेंडर रहते हैं, फरवरी और अगस्त सेम रहते हैं, मार्च और नवंबर सेम रहते हैं और सितंबर और दिसंबर सेम रहते हैं। एक बार ध्यान में आई तो किधर उनको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लीप ईयर है या कॉमन ईयर है यही सिर्फ देखना है और मंथ देखना है, वह डायरेक्ट उधर जा सकता। सर ने जैसे अभी ये बताया सेम नेक्स्ट पेज पर देखो 6 नंबर का पॉइंट वहाँ दिया हुआ है LITC, लोकमान्य तिलक जयंती, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे और क्रिसमस सेम डे आते हैं। नीचे दिया है MGX, महात्मा गांधी जयंती, महाराष्ट्र दिन, गांधी जयंती और क्रिसमस सेम डे आते हैं। 2 वर्ड्स बच्चों ने ध्यान में रखे, पूरा हो जाता है। और इसमें और भी एक है कि इनके इसमें सिर्फ एक दिन का फर्क रहता है। ये थर्सडे को आते तो वेडनेसडे को आएंगे, ये फ्राइडे को आते तो वो दिन सैटरडे को आते। ये सारी ट्रिक्स सर ने जो अभी बताए वो और इससे भी ज़्यादा यहाँ आपको लिख कर दी हुई है, आप पहले समझ कर लो। और ये बच्चों को डायरेक्ट बताओ मत, उससे बच्चों को ध्यान नहीं रहता। उनको कैलेंडर हाथ में लेने दो, उनको प्रैक्टिकली वो करने दो, ढूंढने दो सेम है। वो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रहने वाला है। सर की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर ने आपको, अगर ये बुक ली आपने तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका यूटिलाइज उतना नहीं होगा जितना यूटिलाइज बच्चों से आप कराएंगे। जैसे मैंने आपको कराया, सर ने मेरी मदद की, जज़ाकल्लाह सर। इस तरह से निकालना है बच्चों से
तो बच्चा कोई रिसर्च करके डेटा निकालता है तो वो डेटा उसका बहुत ज्यादा यादगार बनता है। हाँ, एक दो तीन जरूरी चीजें हैं क्लॉक के ऊपर, जो आपका घड़ी है उसके ऊपर 8th स्टैंडर्ड में क्लॉक के ऊपर ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही जरूरी है और मैं सोचता हूँ कि शायद आपके आने से फायदा होगा। आप में से कितने टीचर्स 8 को स्कॉलरशिप ले रहे हैं, स्कॉलरशिप इंटेलिजेंस ले रहे हैं 8 को आर्किटेक्ट 8 में 1 2 3, ठीक है। तो बाकी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कंसर्न होगा, आपके बच्चे होंगे, रिश्तेदार होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, तो ये चीज है। पहला एक क्वेश्चन आता है कि जो घड़ी होती है इस घड़ी में 90 दर्जे का जाविया कितनी बार बनता है? 12 घंटे में 90 दर्जे का जाविया कितनी बार बनता है? जैसे हम कहते हैं 3 बजे 90 दर्जे का जाविया बनता है, तो 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे में कितनी बार बनता है? किसी ने कहा 24, कोई और ऑप्शन? जी 2 बार, किसी का आया 2 बार। चलिए हम अब वक्त कम है इसलिए एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो डेटा आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। पूरे घड़ी में 360 का एंगल होता है, पूरे घड़ी में 360 का एंगल होता है, क्लियर हुआ? ये पूरी घड़ी में आधे सर्कल में 180 का एंगल होता है। अब देखो, अब ध्यान करो, आधे सर्कल में 180 का एंगल होता है, यानी इसमें कितने 90 के एंगल बनेंगे? 2, और इसमें कितने बनेंगे? 4। क्लियर हुई बात? मतलब आपके आधे घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब घड़ी में सुई घूमेगी तो हाफ इसमें आपका एक एंगल बनेगा 180 का, 90 का, और एक नीचे बनेगा। इस तरह से होते हैं 24, 12 घंटे में होते हैं 24, लेकिन 9 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से 11 बजे तक एक एक एंगल बनता है। तो एक एक एंगल बनता है, तो इस हिसाब से आप डेटा लिख लीजिए कि 12 घंटे की घड़ी में, कौन से 12 आवर की घड़ी में 22 90 एंगल बनते हैं। सर सही कह रहा हूं मैं? यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं और वो ज़हनी आजमाइश के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने टीईटी सबसे पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, तो कहीं सर गलती होगी फौरन आप टिक कीजिए, लिखिए। देखिए 180 क्लियर हुआ। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कि घड़ी में कितनी बार ऐसा होता है कि एक सुई दूसरी सुई पर पूरी तरह छा जाती है, मुंतबक होती है, एक दूसरे को ढांक लेती है? क्लियरली 22 बार होता है। अब अगर एक दूसरे को ढांक लेती है, इसका मतलब वो कितने दर्जे का एंगल बनाती है? 0 दर्जे का। तो अगर 90 दर्जे का एंगल 22 बार बनता है तो 0 दर्जे का एंगल कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। अगर 90 दर्जे का एंगल और 0 दर्जे का एंगल 22 बार बनता है तो 180 का एंगल कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। अब 180 के एंगल पे क्वेश्चन क्या है? कोई बता सकता मुझे 180 का एंगल मतलब क्वेश्चन क्या? कि वो वक्त जब मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के मुखालिफ होती है। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आएगा आपको कि घड़ी में सर इस वक्त कितने बज रहे हैं? 10:45। देखिए 10:45, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ये घड़ी में जो है 10:45 हो रहे हैं, तो ये 11 के पास होगी। अगर इसका पानी में अक्स होगा तो कितने बजे दिखाई देंगे? बच्चे फौरन जो है कॉन्सेप्ट लेकर घूमने जाते हैं कि देखने जाते कितने बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं। 8 में क्वेश्चन आता है
आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर घड़ी का रिफ्लेक्शन पानी में देखना है तो आपको 18:30 में से दिया हुआ वक्त माइनस करना है। अब ये कितने बज रहे हैं? 10:45। अब 10:45 माइनस करने के लिए तरीका क्या होगा? यहाँ से 1 उठाने का तरीका नहीं होगा, यहाँ से 60 उठाने का तरीका होगा। अब हमने 60 ले लिए तो ये 60 प्लस 90, यहाँ बचेंगे 45 और यहाँ 17 है, 17 में से 10 चले गए तो आपका जो है 7। तो ये तरीका है अगर घड़ी में वाटर इमेज लेना है तो। अगर इसी 10:45 की मिरर इमेज लेना है तो बच्चे इसको भी इस तरह से जाते हैं। बच्चों को कहना मिरर इमेज का सवाल 2 इसमें आता है, एक आता है 12 घंटे की घड़ी में और एक आता है 24 घंटे की घड़ी में। तो 12 घंटे की घड़ी में हमको क्या करना है? बच्चों को समझाने के लिए कहना है कि 1 घंटा खोल दो। 1 घंटा खोलेगा तो घंटे कितने बचेंगे? 12 में से 1 घंटा खोलेंगे तो घंटे कितने बचेंगे? 11। और जो घंटा हम खोलेंगे उसको मिनट में गिनेंगे तो कितना हुआ? 60। यानी हमने क्या किया? आईने के अक्ष के लिए घड़ी के 12 घंटों में से 1 को खोल दिया और 11:60 ले लिया और इसको माइनस कर दिया 10:45। अब ये हो गया 5, ये हो गया 5 में से 4 गए तो 1 और यहाँ पर 1 1:15 बजे। तो ये चीजें बच्चों के सामने रखना है और पहले फार्मूले को इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों को करने देना है कि निकालो। बच्चे घुमाएंगे, देखेंगे, करेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ कितने बज रहे हैं। फिर उनको बोलो कि देखो ये फार्मूले से निकालो कितने बज रहे हैं, बोलेंगे हाँ, तो उनको समझ में आएगा कि फार्मूले का इफेक्ट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं एंड करने से पहले, चूंकि मैंने तस्दीक करना सिखाया, तो बात इसी पर एंड कर दूं कि जब आप ये मुसल्लस वाली फार्मूले को आप जो अपनाएंगे तो सर की टेक्निक के साथ साथ ये 1, 2, 3 और 4 बच्चों से तस्दीक शुरू करवाइए। जब तक तस्दीक नहीं होगी उनको फार्मूला अप्लाई करने मत दीजिए। अब इसमें कितने मुसल्लस बनेंगे आपको फार्मूला याद होगा। कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। अब बच्चे को 10 मुसल्लस गिनवाने का तरीका है, इसको हम कहते हैं 1 by 1, फिर 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1। ये बहुत ज़रूरी है ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ। इससे हर शक्ल को आदत डालिए कि यहाँ प्रैक्टिस में वो करने वाले बने। अब देखिए 1 by 1 तो 1, 2, 3, 4। अब दो हिस्सों को मिलाया मैंने, तो ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। क्लियर हुआ? 1 हुआ, फिर इसी से सटा हुआ ये 2 हुआ और फिर इसी से सटा हुआ ये 3 हुआ, तो यहाँ लिखेगा 3। फिर उसके बाद 3 हिस्सों को मिलाया, 1, 2, 3, तो ये 1 हुआ। अब यहाँ से लेगा 1, 2, 3, ये 2 हुआ। अब 3 नहीं बचते तो ये 2 हुआ और फिर 4 हिस्सों का, यानी 1, 2, 3, 4, यानी ये पूरा। अब उसको रियलाइज होगा कि सर 1, 2, 3, 4 लिखकर गिनती मिलाने को क्यों बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? जब हमने इसको यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ क्लियर हुआ कि 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले को गिना हमने, तो हमारे पास कौन सी सीक्वेंस आ रही है? 1, 2, 3, 4 वाली। हर फिगर को ऐसे गिनना सिखाइए, हर चीज को सरगर्मी का रूप दीजिए, एक्टिविटी बेस बनाइए, बच्चों को रिसर्च करने दीजिए, तब वो बच्चे आपके जाकर स्मार्ट बनेंगे। वरना तोते की तरह रहेंगे, सुनेंगे, भूलेंगे और एग्जाम के दिन कुछ याद नहीं आएगा। फिनिश करने से पहले अंजार लेकर सर को मैं कहता हूँ कि आप समाप्त कर लीजिए। अपने को जो ये बेसिक तैयारी है पहले अपनी होनी चाहिए। सारी बातें बताइए और जितनी बातें तुम्हें बताइए उससे ज़्यादा बातें बुकलेट में हैं। लगभग 700 से 800 क्वेश्चन है।
कि जो सॉल्व करके दिए हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चन हम इधर ले नहीं सकते ट्रेनिंग में। आपको वो समझना है, जैसे बताया आपको वैसा कि आपको स्कूल में आपको ये खुद को अंडरस्टैंड करके लेते समय उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस बनाना है। वो एक दिया हुआ एक सॉल्व करके बच्चों को देना है, 3 अपने क्वेश्चंस बनाए हुए बच्चों से सॉल्व करके लेने हैं, और क्लास में बच्चों को बोलना है कि अभी इसी टाइप के 4 क्वेश्चंस आप बनाओ। वो एक कागज पर लिख कर देने के, उनको ऑप्शन भी लिखने को बोलने का है, और वो सारे क्लास में सर्कुलेट करके सॉल्व करके लेने का है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उसमें से सही नहीं होंगे, तो जिस बच्चे ने वो बनाया है उसको आगे बुला के सॉल्व करने को बताने का है। इससे पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपको करना क्या है, आपके पास अगर आपको स्कॉलरशिप की पढ़ाई करनी है तो एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट करके बुक आ जाता, 1,500-2,000 पेजेस का बुक्स है, और उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। यानी इंटेलिजेंट टेस्ट है, एमपीएससी में आता, यूपीएससी में आता, स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, प्रीलियम की एग्जाम में 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का ये इंटेलिजेंट टेस्ट के सब्जेक्ट आता ही है। तो वहाँ एक एक टाइप के हजारों क्वेश्चन से, तो एक बुक्स आप ले लो, अपने पास रखो, आपको उसमें से बहुत इजी और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट करके बुक्स है, वो बहुत ही अच्छा है, वो बुक्स आप यूज करो। ये करते समय दूसरा, जो ओलंपियाड एग्जाम के लिए बच्चे बैठते हैं, उनके 1 to 10 स्टैंडर्ड के एमटीजी पब्लिकेशन के वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट नाम के बुक्स है, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक, एमटीजी पब्लिकेशन नई दिल्ली के, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं कि जो अलग अलग ट्रिक्स है। हर बुक्स में आपको कम से कम पहली से 5वीं तक भी आपने ले लिए, या 6-7 स्टैंडर्ड तक ले लिए, तो अपना 8 स्टैंडर्ड तक का सारा सिलेबस कवर हो जाता। तो एक बुक से वो अपने स्कूल में लेकर रखो, या आपके पास भी लेकर रखो, बहुत आसानी से होगा। यहाँ आपके कोई भी क्वेश्चंस का किधर भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाता कि ये सॉल्व नहीं होता, तो आप ये मैथमेटिक्स का ग्रुप है, वो ग्रुप पर डाल सकते, इसमें बहुत सारे अच्छे टीचर है, कोई भी उसका सॉल्यूशन दे देता। आपको अगर कोई पूछना है मुझे, तो मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी इंफॉर्मेशन लास्ट पेज पर दी हुई है, वो देखकर भी आप मुझे भी पूछ सकते हैं। बहुत देर तक बोल डबल 806504055 मेरा नंबर है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। बहुत देर तक, यानी बहुत कम लोग आए थे, तभी से शुरू हुआ था, सभी लोग आए, तो मेरी बहुत देर तक आप सबने बात सुनी, मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका और मैनेजमेंट का, जो मैथमेटिक्स ग्रुप है उनका, और आइडियल एजुकेशन मूवमेंट का काम करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह।